बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे सुहावसन। मेरे साथ ये स्क्रीन शेयर करते हैं हरमीत सिंह। तो हम लाहौर से इस्लामाबाद चलते हैं और उनको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत सिंह, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर स्टूडियो। वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज ऐसा लग रहा है कि सफ़ेद रंग जो आपने ओढ़ा है अमन का रंग है, तो बड़ी अच्छी लग रही है आप। अच्छा, अगर आप रंग की बात करें ना, तो बेसिकली हम कोशिश ये करते हैं कि दिन के आगाज़ में अगर आप स्क्रीन पे एक दफ़ा स्विच करके हमें देख भी रहे हैं तो कुछ नहीं, हमारे सुनने से पहले हमें देखकर एक $100 स्माइल जो है वो आपके फेस पर आ जानी चाहिए। और ये $100 स्माइल जो है हरमीत, आपने पास भी करनी होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि वैसे सदका जारी है, लेकिन एक अच्छी सी मुस्कुराहट दिन के आगाज़ में अगर आप किसी को भी स्माइल पास करेंगे तो यकीन करें वो जितना मर्जी परेशान हो, आपको देख कर मुस्कुराएगा ज़रूर, यानी स्माइल बैक ज़रूर करेगा। तो कोशिश करें कि आज के दिन का आगाज़ आप भी किसी को देखकर, किसी को मुस्कुराकर आगाज करेंगे तो आपका दिन बेहतरीन अंदाज में गुजरेगा। और रही बात आज के दिन की, तो हरमीत मैं चाहती हूँ कि प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप मुझे कोई अच्छा सा शेर सुना दे, क्योंकि आपकी फैन फॉलोइंग तो वैसे बहुत ज्यादा है, आपकी आवाज के दिलदादा लोग वैसे बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जॉन एलिया का एक जबरदस्त सा शेर सुनना है मैंने आज प्रोग्राम के शुरू में आपसे, और फिर ही मैंने बहुत अजीम शायर थे, लेकिन शेर सुना लेते हैं आपको। मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर दिया और मलाल भी नहीं। एक और शेर है, एक हवेली थी दिल मोहल्ले में, एक हवेली थी दिल मोहल्ले में, क्या बात। अब वो वीरान हो गई। कमाल का शायर था, अजीम शायर था, कमाल की उनकी जो भी उन्होंने लिखा, ऐसा लिखा कि आज नौजवानों के दिलो दिमाग पर वो छाए हुए हैं। और जॉन के बारे में क्या कहूँ, एलिया और फिर अगर एक और चीज़ उनके बारे में मशहूर थी कि कभी कभी ऐसी हरकतें वो क्या करते थे कि लोग उनकी तरफ वैसे ही राग़िब हुआ करते थे। कभी गर्मी में जून जुलाई में वो कंबल ओढ़ लिया करते थे और निकल जाते थे सड़कों पर, कभी रात की तारीकी में काला चश्मा लगाए हुए, और उनका अपना अंदाज था। और मेरे ख्याल में उर्दू शायरी की अगर बात की जाए तो उन्होंने जिस तरीके से इस शायरी में जो इंसान की कैफियत है, नफ्स जो है उसकी नफ्स पकड़ के वो नफ्सियात जो है उन्होंने अपनी शायरी में जिस अंदाज से वो बयान किए वो कमाल के थे। और अगर आप उनके ख़ानदान की बात करें, फैमिली की बात करें, तो बड़े भाई से लेकर रईस अमरोही साहब एक बहुत बड़े नामवर सहाफ़ी शायर थे, वालिद साहब एक बहुत बड़ा नाम था उनका, आलिम थे, शायर थे। इसी तरह इनके और भाई तकी साहब जो थे वो जंग के एडिटोरियल के एडिटर भी रहे हैं। और ये फैमिली जो थी, बैकग्राउंड इनका जो था वो पढ़े लिखे। और लेकिन एक बात जो थी, जो शायर होता है ना उसके अंदर एक दर्द होता है, तकलीफ होती है। वो तकलीफ जो है कहीं ना कहीं महबूब से जुदाई की सूरत में होती है। कहीं ना कहीं अगर आप मीर तकी मीर को पढ़ोगे तो उसमें दर्द कहीं ना कहीं माशरे सोसाइटी का है। लेकिन जॉन एलिया को अगर आप देखोगी तो वो थोड़े से इनकलाबी टाइप थे, कहीं ना कहीं देखते थे आस पड़ोस में, फिर अपने घर में। और यही वजह थी कि माशरे से कहीं ना कहीं उनकी जो शायरी थी उसमें बहुत सारी चीजों के हवाले से यही आपसे कहना चाह रही थी कि आपने इस चीज का जब तस्करा किया ना कि उनकी शायरी का मजमुआ जो था वो हमेशा से मुख्तलिफ था, एक नई जहत उन्होंने उर्दू ज़ुबान को बख्शी। और इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे मुआशरे की रवायात की, एक वैल्यूज़ नॉर्म्स जिसको नॉर्मली हम कैरी करते हैं, एक आम डगर होती है ना, इसमें तो नॉर्मली शौरा देख चलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, उनके मजमुए बनते हैं। लेकिन अगर आप इनकी बात करें तो क्या खूबसूरत अंदाज में वो कोई रोमानवी पर्सपेक्टिव हो, वो दुनिया हो, वो औरत ज़ात हो, वो मर्द ज़ात हो, वो मोहब्बत हो, वो ज़िंदगी हो, क्रक्स एक लाइन में, खूबसूरत सी लाइन में वो कंक्लूड कर देते थे सारा कुछ। तो वो जो रवायात है हमारे मुआशरे की, उससे हट कर उन्होंने जब भी शायरी की तो की, अपनी ज़िंदगी में जो मजमूए उन्होंने जारी किए उसको लोगों ने उनकी ज़िंदगी में बहुत पसंद किया। और आज अगर नौजवान नस्ल की बात करें तो ये बात मैं बिल्कुल मिस नहीं कर सकती कि वैसे तो बहुत सारे ऐसे शायर मौजूद हैं जिनको बहुत पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, सराहा जाता है, लेकिन अगर नौजवान नस्ल की बात की जाए हरमीत तो बहुत पसंद किया जाता है। बिकॉज एक बागी, अगर मैं इन्हें कहूँ तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, एक बगावत का आंसर जो है वो इनकी शायरी में हमेशा पाया जाता था। और ज़िंदगी को बड़े खूबसूरत अंदाज में उन्होंने कंक्लूड किया। वो कहते हैं जो गुजारी ना जा सके हमसे, हमने वो ज़िंदगी गुजारी है। तो आप सबका भी यही हाल है कि ज़िंदगी हम ऐसे ही गुजार रहे हैं कि हमें गुजारनी पड़ रही है, लेकिन उनकी ज़िंदगी पर एक ज़बरदस्त सी रिपोर्ट भी हमने बनाई है। आप वो भी देखिए, जस्ट हैव अ लुक।
जॉन एलिया का शुमार जहां उर्दू के सफ़े अव्वल के शोरा में होता है, तो वहीं मगरबी फ़लसफ़े और सवाने निगारी में भी वो अपनी मिसाल आप हैं। जॉन एलिया उन नुमाया अफराद में शामिल हैं जिनको माशरे और रवायात से खुली बगावत से इबारत किया जाता है। इसी वजह से उनकी शायरी दीगर शोरा से मुख्तलिफ दिखाई देती है। जॉन एलिया 14 दिसंबर 1931 को अमरोहा में सैयद शफीक एलिया के घर में पैदा हुए। आप मारूफ सहाफ़ी और फ़लसफ़ी सैयद मोहम्मद तकी और कता नवीसी के मूजिद और ख़ातिम रईस अमरोवी के छोटे भाई थे। जॉन एलिया का पहला मजमुआ शायद के नाम से 60 साल की उम्र में शाया हुआ। जॉन एलिया 8 नवंबर 2002 को तवील अलालत के बाद इस दुनिया से रुखसत हुए। वो कराची के सखी हसन कब्रिस्तान में आसूदा खाक हैं। जुनेद न्याजी, पब्लिक न्यूज़, कराची। तो जनाब, शायराना अंदाज में आपके दिन का आगाज़ तो हमने कर लिया। अब थोड़ा सा टच हम डालेंगे हमारे उस सेगमेंट का जिसे हम कहते हैं डेली डोज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं हस्ब रिवायत डेली डोज से। सो डेली डोज में आपको कौन कौन सा डोज हम कहाँ से देंगे, दुनिया में कहाँ से खबरें हम इकट्ठी करके लेके आए हैं, कौन सी खबर सोशल मीडिया पे आप वायरल देखते हैं और उसके बाद इस प्लेटफॉर्म पे हम तफसीली कोशिश करते हैं कि उस पर तबसरा करें। प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज़ इस खबर से करेंगे जो कि डेली डोज की पहली खबर है। अगर हम देखें अरमीत टेक्नोलॉजी वाइज तो हम हर रोज़ नई नई चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ याद पड़ती है और वो ये कि जब हम छोटे हुआ करते थे तो हम इस चीज़ को याद करते थे कि वो वक्त कब आएगा, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाएगी। टच फ़ोन मुझे आज भी याद है कि हम वो जनरेशन है फाइनली कि हम विक्टिम्स भी हैं और हमने आई विटनेस भी हैं, क्योंकि हमने इन तमाम चीज़ों को ग्रेजुअली चेंज होते हुए देखा है। मतलब टच से हम शुरू किया, मतलब हम टाइप से शुरू हुए और टच पे आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जब आगे बढ़ रहे हैं तो चीज़ें जो है वो बहुत आगे निकल रही हैं टेक्नोलॉजी में। तो हम ये देखते हैं कि हमारे आने वाली जनरेशन जो है वो तो नई नई चीज़ों से मुस्तफ़ीद हो सकेगी, लेकिन वो मिस कर देंगी जो हमने इस्तेमाल किया है। लेकिन आज मैंने ये सारी बात जो की है दरअसल उस एक मुल्क के लिए की है जिस पर एटम बॉम्ब तो गिराया गया, लेकिन वो इतनी मेहनती कौम है कि उसने एक के बाद एक ऐसी दरियाफ्त की, ऐसी इन्वेंशंस की कि आज वो दुनिया में ऐसा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है। वो उनके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हो, उनकी पर्सनल लाइफ हो, उनकी प्रोफेशनल लाइफ हो, उनके ऑफिसेज हो, उनके मेन रोड्स हो, उनके रेस्टोरेंट्स हो, उनके हाईवेज हो, उनकी ट्रेन्स हो, व्हाट्सोएवर उनकी हर चीज़ में टेक्नोलॉजी झलक रही होती है। आप ये देखिए ना, हम आपको दिखाने लगे हैं ऐसी वीडियोस आप सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ज़्यादातर जो होती है ना हरमीत, वो जापान से होती है। घर के अंदर लिफ्ट यूज़ करनी है आपने, घर के अंदर आपने स्टेयर्स यूज़ करनी है, अगर आप माजूर हैं तो आपके लिए एक से बढ़कर एक ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसे इक्विपमेंट्स और ऐसे गैजेट्स मौजूद है अब कि जनाब जिंदगी बहुत आसान हो गई है। जापान में बहुत अगर हम माजी में जाते हैं, यानी अपने बचपन के दौर में जाते हैं, तो बहुत सारे इलाके, बहुत सारे पाकिस्तान के, अब भी बहुत सारे, हम लाहौर, बड़े बड़े शहरों में जो रहने वाले जो लोग होते हैं उनको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन जाओ बहुत सारे इलाके में सो बहुत सारी चीज़ें बहुत भी अभी तक वो ऐसे हैं। लेकिन अगर हम बात करें जापानी, बहुत सारी ऐसी आलात जो हैं वो माजी में जब इस्तेमाल होती थी और फिर कहीं ना कहीं दो चीज़ें रखी जाती थी कि हाँ कोई जापानी चीज़ है तो उसको आंखें बंद करके ख़रीद दिया जाता था। और कहीं ना कहीं उस वक्त में जब बिजली ना हुआ करती तो जापानी लालटेन आया, फिर एक गैस आया, फिर इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई। एक रेडियो हुआ करता था, जापानी रेडियो जो था वो काफ़ी मशहूर था। तो आपकी बात दुरुस्त है कि हमने देखा है कि हर एरा में, हर वक्त में, हर दौर में जापान ने मुख्तलिफ तरीके से टेक्नोलॉजी से इंसान को जो है वो मुतारिफ कराया और बताया कि ये वक्त जो है ये बदलने वाला है, अपने आप को बदलो। तो यही वजह है कि आज अगर जापान जिस नहज पे खड़ा है, जिस जहां पहुंच चुका है, जिस जगह वहां उन्होंने अपने आप को पहुंचाया, तो उसमें कोई शक नहीं है कि उनके साइंटिस्ट, उनकी जो टेक्नोलॉजी है, वो जिस तरह से इंडस्ट्री में जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, आप वहां पे जाए बहुत सारी चीजें, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि चाहे वो उनके लोग हैं, जिस तरीके से उनकी तरबियत की जाती है, स्कूलिंग उनके घर में, तो शायद यही वजह है कि आज हम उनको देखते हैं कि एक मुस्तकिल मिजाज कौम है, फिर कहीं ना कहीं हर तरफ से वो हमें काफ़ी एक्टिव नज़र आती है। और यही वजह है कि आज वो हर लिहाज से दुनिया को बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि वो पीछे छोड़ के आगे निकले। और अरमीत, आप ये देखिए कि आपने वो सारी चीज़ें जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है वो तो आपने बता दी, लेकिन आपको पता है कौमें बनती हैं, हमेशा कहा जाता है कि वक्त की पाबंदी करने से, कहा जाता है कि वो कौम जो ट्रैफिक रूल्स फॉलो करती है वो ऐसी कौम है जो कि
कि बहुत आगे जाएगी। इन टेक्नोलॉजी की चीज़ों और गैजेट्स और इक्विपमेंट्स के अलावा जो उनकी लाइफ को गुजारने के रूल्स रेगुलेशंस हैं हरमीत, वो उन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। मतलब अगर हम एक रिपोर्ट देखें जो हमारे सामने आई, एक ऐसी कंपनी जिसकी ट्रेन सिर्फ 5 मिनट जापान में लेट हुई थी, उस कंपनी को बंद कर दिया गया था। प्लस अगर हम टाइमिंग्स की बात करें तो वहाँ पर किस तरह से ऑर्गेनाइज, आपको पता कूड़ा जेब में लेके घूमते हैं वो, कि हम कहीं रोड साइड पे नहीं फेंक सकते, डस्टबिन नज़र आएगी और उसकी जो जगह है वो नज़र आएगी तो ही वहाँ फेंका जाएगा। तो बेसिकली ये सारी वो चीज़ें हैं जो कौम में और कौम के हर फर्द में होनी चाहिए, तभी कौमें जो है वो कामयाब होती हैं, आगे बढ़ती हैं और ज़िंदगी में अपना कोई मकाम बनाती हैं। तो ये चीज़ें हमें भी इनफरादी तौर पर मेरे ख्याल से अपने अंदर बिल्ड करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। एक सब्जी फरोश से आपको मिलवाना है जो बेसिकली सीआईडी देख देख के इतना ट्रेन हो गया था कि उसने कहा देखिए भाई मैं आपको बताता हूँ कैसे पकड़ते हैं किसी डाकू को। सब्जी फरोश है जनाब ये, जिसने रेडी से डाकू को रोक लिया और वीडियो हो गई वायरल। अगेन वायरल कंटेंट है भाई। अब वो देखिए बैठा हुआ चुप करके सुकून से, रेडी उसकी बिल्कुल सड़क के दरमियान में है, लेकिन दूर से आता हुआ भांप ली उसने पूरी सिचुएशन कि ये डाकू आ रहा है, उसको रोकूं कैसे रोकूं, क्योंकि पीछे भी उसके अच्छे खासे लोग उसका पीछा कर रहे थे। उसने अपनी रेडी का सहारा लिया, रेडी बिल्कुल आगे रख दी और साइकिल जो है डाकू की वो उस रेडी से टकरा गई और वहीं पर एक मजमा इकट्ठा हो गया लोगों का। मेरे ख्याल से आपने ना सीधा जाके सीआईडी के साथ इसको जोड़ दिया। वाकई में हमारे बचपन के टाइम से और अब नौजवानी और अब आगे हम जवानी से आगे बुढ़ापे की तरफ बढ़ेंगे, सो सीआईडी अब भी चल रहा है। लेकिन बहरहाल बात आपकी दुरुस्त है कि हमने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे रिस्पॉन्सिबल तरीके से वो सारी जिम्मेदारी किसी के साथ कहीं ना कहीं सारी चीज को ऐसे हैंडल कर लेते हैं कि कहीं ना कहीं जो जिसका नुकसान होता है वो नुकसान से बच जाता है। और इसमें भी आप देखें कि बिल्कुल उन्होंने अपने जिस तेजी से अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, उस चोर को जिसके पीछे सारे लोग थे तो कहीं ना कहीं उसको पकड़ने में कामयाब हुए। बात यह है कि थोड़ी बहुत हिम्मत जरूरी है अगर इस किस्म के मामला से निपटना है तो। अच्छा, वैसे सीआईडी हो या कोई भी क्राइम पेट्रोल हो, इस तरह के क्राइम शोज जो होते हैं ना हरमीत, एक तो चले वो आपको भी बताते हैं कि क्राइम हो कैसे रहा है, लेकिन उस क्राइम को डायग्नोस करना और उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन करना और चीज़ों को, सिचुएशंस को किसी और एंगल से देखना, आपकी नेचर ना इन्वेस्टिगेटिव हो जाती है। और ये भाई बड़े अच्छी इसको जेस्चर को बड़ा जो अप्रिशिएट किया जा रहा है वो इसलिए क्योंकि लोग कह रहे हैं कि इस तरह की पार्टिसिपेशन जो है, अगर हम कराची की बात करें तो वहाँ पर आपको पता है एक टाइम पे गैंग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और अगर लाहौर की बात करें तो अपने आप को इस तरह की वारदातों से, चोरों से, डाकुओं से बचाने के लिए आपको मेंटली रोड पे भी एक्टिव होना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से ये जो है ना, आप देखिए कि उसने कैसी एक्टिवनेस का मुजाहरा किया। ये देखिए रड़ी उसने बिल्कुल सेंटर में ले जाके ऐसा कोई इसको चकमा दिया कि वो जब गिरा बाइक से तो फिर पीछे जितने भी उसके लोग थे सारे उसको आकर मेरे ख्याल से अच्छी खासी दुर्गत बनाई होनी है इसकी, तो फिर बचने ना पाए। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर हमने आपको देनी है एक ऐसी कमसिन बच्ची जिसने कितने सेकंड में, सिर्फ 5 सेकंड में ये जो क्यूब है इसको हल कर लिया है। हरमीत, मेरे घर में मेरे भाई ने मुझे कहा कि ये क्यूब आप ही हल करके दिखाएं। ओ माय गॉड, पौना घंटा तो मुझे सिर्फ उसकी एक लाइन हल करने में लगा। मतलब आप देखिए ये दिमाग को घुमाने वाला ऐसा क्यूब है जो कि बेसिकली अगर आपको नहीं आता तो आप वाकई, अगर आप एप्लीकेशन निकाल लें, आप इंटरनेट से देख लें, आप गूगल से कोई यूट्यूब से कोई ट्यूटोरियल देख लें, आपसे नहीं होता। लेकिन ये बच्ची जिसने कम से कम, अच्छा देखिए बच्ची भी ज़्यादा एज की नहीं, कम से मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल की होगी, 7 साल की होगी, लेकिन बहुत कम लग रही है, कम लग रही है बिल्कुल। लेकिन आप अंदाजा लगा लें सोहा कि हम देख रहे हैं कि बच्चे जिस तेजी से इस किस्म की गेम्स में एक तो दिलचस्पी बहुत ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन फिर दिमाग का जिस तेजी से वो इस्तेमाल कर रहे हैं। यकीनन आपको याद होगा इससे कबल एक वीडियो आई थी और वो भी मेरे ख्याल में एक बच्चा था जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन अब आप इस बच्ची को देखें, उम्र इतनी है नहीं, और आपने दुरुस्त बात की कि इस क्यूब को हल करना इंतहाई मुश्किल काम है। घंटे लग जाते हैं एक लाइन को सेट करने के लिए, लेकिन आप देखेंगे वो किस तेजी से, किस फुर्ती से और अपने दिमाग के साथ साथ अपने हाथों का जो इस्तेमाल कर रही है। तो मेरे ख्याल में नई जनरेशन, इसको वैसे जनरेशन जी तो नहीं कहा जाता कि भाई अगर ये करना चाहे तो बहुत कुछ कर लेगी, नहीं करना चाहे तो एक कमरे के कोने में सो के बर्गर खा के सो जाएगी। यही है। बिल्कुल ठीक है। बच्चे बड़े तेज़ हो गए हैं जनाब आजकल के। हम वो काम जो अपने बचपन में सोचा भी नहीं करते थे, हमारे बच्चे पैदा होने के 2-3 साल बाद ही वो करना शुरू कर देते हैं। और ये अच्छी बात भी है कि अगर बच्चे इतने ज़हीन हैं तो आप उनकी जहानत को किसी पॉजिटिव अंदाज में यूटिलाइज़ करें और उनके मुस्तकबिल को शेप अप करने में मेरे ख्याल से बच्चों को आजकल आप बड़े अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर जो है बेसिकली वो ऐसी खबर है कि ये इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। वो इसलिए क्योंकि मैं जब बचपन में हरमीत किसी शादी पर जाया करती थी ना, तो सबसे ज़्यादा मुझे जिस चीज़ पे इंटरेस्ट होता था ना वो होता था उनकी वरी।
कि वो दुल्हन के कपड़े कैसे कैसे होंगे, वलीमे पे ये पहनेगी, मकलावे पे ये पहनेगी। अच्छा, दूल्हे वालों ने दुल्हन को क्या क्या जोड़े दिए हैं, क्या जूते दिए हैं, क्या बैग दिए हैं। और ये एक रस्म हुआ करती थी कि शादी के पूरे इवेंट पे एक स्पेसिफिक टाइम होता था, उस टाइम पे सबको इकट्ठा कर लिया जाता था, सामने सारी ऑडियंस होती थी और आपको पता है दूल्हे की बहन, भाभी या सारे जो लोग वो खड़े होकर बाकायदा शो केस करते थे सारे कपड़ों को। और इससे आपको पता है जहेज और बरी कहते हैं। लेकिन अब कहाँ, अब तो मतलब ये मैं समझती हूँ बिल्कुल ही नापैद हो गया है हमारे ये जो रिवाज। वैसे अगर आप देखें ना जोहा के ये वाली गैदरिंग वैसे अब भी बहुत सारे इलाकों में होती है, लेकिन आपने बात दुरुस्त की कि शहरों की तरफ अगर हम आते हैं तो बिल्कुल नापैद हो चुकी है। और बहुत सारी चीजें जो हैं वो पहले से, यानी दुल्हन के जाने से पहले तमाम तर चीजें भेजी जाती हैं। लेकिन एक चीज, मोहल्ले की आंटियां जो है, मौसी फूफी, सबकी नजरें होती थी कि मेरे लिए कौन सा सूट रखा है। और फिर जारी बात है कि गिले शिकवे भी होते थे और गली मोहल्ले की जो कुछ ऐसे कैरेक्टर अब भी होते हैं, वो कैरेक्टर ऐसे होते थे कि उनका ध्यान होता था कि हाय रब्बा फलानी मौसी ने क्या रखा है, फलानी बहन ने क्या रखा है। तो फिर पूरे मोहल्ले में डंडोरा पीटती थी कि हाय मजा ही नहीं आया, क्योंकि उसको कुछ ना मिला होता तो फिर जाहिर बात है डंडोरा ही पीटती। लेकिन अगर क्योंकि मोहल्ले में एक चीज होती है, उस मोहल्ले में जो आंटी होती है ना, वो मशहूर जो मीडिया टाइप होती है, तो वो कहीं ना कहीं उस पर सबकी नजर होती है, उसको खुश रखना पूरे मोहल्ले की ख्वाहिश होती है कि इसको खुश रखेंगे तो डंडोरा ना पीटेगी। लेकिन बहरहाल आपने देखा कि बात आप ना करें, वो आंटी इस वक्त अगर हमें देख रही हुई ना तो उन्होंने अलर्ट हो जाना है, बिकॉज हमारे देखने वाले व्यूवर्स को मतलब यंगस्टर्स को, बच्चों को क्या, लेकिन आपकी जो खवातीन इस वक्त हमें स्क्रीन की उस तरफ देख रही है ना, यकीनी तौर पर उनको याद आ गया होगा अपना टाइम। क्योंकि जो हरमीत बरी दिखा रही होती थी ना, वो अपने आप को प्रिंसेस समझती थी, बिकॉज वो शो स्टॉपर कह सकते हैं उसको, प्रिंसेस क्या ही कहना है, वो शो स्टॉपर होती थी, बिकॉज वो पूरा शो जो है वो कंडक्ट कर रही होती थी। और अगर आप देखिए, मैंने तो ये भी देखा कि बारियां लगाई होती थी, पहले दुल्हन की बहन आ रही है, फिर भाभी आ रही है, फिर मामा आ रही है, फिर पुप्पी आ रही है, तो सबने अपनी बारियां लगाई। पता है हमारे जैसे छोटे छोटे बच्चों को किस चीज पे यानी मरगलाना भी था ना कि चलो टाइम पास करो इनके साथ, तो छोटे छोटे रुमाल रखे होते थे, एक छोटी सी टंकी होती थी, तो थमा दो बच्चे खुश हो जाएंगे। तो ये चीज पे हमारी नजर होती थी कि आने वाली जो दुल्हन है उसके वालिदैन ने हमारे कोई रुमाल रखा है कि नहीं रखा है। तो बिल्कुल। लेकिन अमित आप देखिए ना, रुमाल क्या, कपड़े क्या, कॉस्मेटिक्स क्या, देखिए जो हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं ना, पहले एक आंटी की बारी थी, वो आंटी नीचे चली गई, फिर दूसरी आंटी आ गई, अब तो ये आंटियां भी बूढ़ी हो गई होंगी। लेकिन एक और चीज, एक तो जो वरी दिखाई जाती थी उसको शोकेस जिस तरह से किया जाता था, लोग खड़े होकर बड़ा इंटरेस्ट लेके देखते थे और फिर बाद में एनालिसिस भी करते थे ना कि देखो इसकी वरी बहुत अच्छी नहीं थी, इतने महंगे कपड़े नहीं थे, इतने फैंसी कपड़े नहीं थे, कपड़ों का स्टफ बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन अगर हम देखें तो उसके बाद जो वीडियो बनती थी ना हरमीत, वीडियो का भी ये खासा होता था। उस वीडियो को, शादी की जो वीडियो होती है, उस वीडियो को वीडियो नहीं समझा जाता था जिसमें वरी जो है प्रॉपर कवर ना हो। मतलब आप समझिए ये कवरेज जो है बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती थी किसी भी शादी में। कैमरामैन बड़ा अहम रोल उस वक्त भी था और आज भी बड़ा अहम रोल है। लेकिन बहुत सारी खवातीन जो है, मैं बहुत सारी चीजें आपने ना, ये कोई कैरेक्टर ऐसा लग रहा है जो बिल्कुल हमारे पंजाब, साउथ पंजाब या केपी में या इंडियन पंजाब में जो बिल्कुल शादी ब्याह में, लेकिन आप देखेंगे बहुत सारी खवातीन शर्मा के कैमरे के सामने आना बड़ा मुश्किल होता था उनके। लेकिन बहरहाल वक्त था, खूबसूरत दौर था, चला गया। प्यारी 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 रस्में हमारी, छोटी छोटी खूबसूरत सी। अभी भी मुझे लगता है कि अगर आप देहात साइड पे जाते हैं या गांव साइड पे जाते हैं तो हरमीत अभी भी ऐसे मांद पड़ने ना देने वाली खवातीन मौजूद हैं जो समझती है कि हमने इन वैल्यूज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, कि ये अगर हमारे कल्चर का हिस्सा है तो हमने दिखाना ही दिखाना है। और आज भी पूरा गाँव और गाँव की खवातीन इकट्ठी हो जाती हैं सिर्फ एक चीज़ के लिए, वो जहेज़ और दूसरी वरी, कि जहेज़ आया, आप जहेज़ वेखन चलिए ना। इस तरह से वो बहुत ज़्यादा एक गॉसिप सी हुआ करती थी तमाम तर खवातीन में कि देखो उसका जहेज़ आया, सारे इकट्ठी होकर 4-5 मोहल्ले की खवातीन जो है वो जहेज़ देखने चली जाया करती थी। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ें थी जो कि अब कम हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगली खबर हमने आपको देनी है। हो तो फिर ऐसे हो जनाब, आप मुझे लगता है उर्तुगुल बहुत देखा है इन्होंने, या कम से कम कोई और मूवी तो बहुत ज़्यादा देखी होगी। छोटा सा बच्चा है और उसकी एक्टिंग स्किल्स चेक करें, ओ माय गॉड। आप ये वीडियो देखिए, एक्चुअली बच्चे के वालिद के साथ खेल में शानदार एक्टिंग की ये वीडियो जो है ना, ये वायरल हो गई है। अब्बा जो है वो करते हैं बच्चे पे हमला और दोनों के हाथों में वो जो टॉयज तलवार नहीं होती वो तलवार है। अब्बे ने जो है ना वो ऐसा हमला किया बच्चे पे कि बच्चे ने उसके बाद बाकायदा वो एकदम नहीं गिरा हरमीत,
वो पहले घुटनों के बल गिरा है, उसने सर ऊपर किया है, अपनी बाहें खोली है और फिर ऐसे डड़म करके जमीन पे उसकी एक्टिंग स्किल्स तो देखें यार। आप बिल्कुल अंदाजा लगा सकती हैं कि जैसे यार, very पूरा का good, पूरा यार, very विलन जो है वो गिरता है और अर्तुगरुल ओए, जो है वो ड्रामा कहीं ना कहीं सीरीज उनके सामने से गुजरी। लेकिन बच्चे को देखें इस उम्र में इस किस्म की एक्टिंग, और फिर बात आपकी दुरुस्त है कि देखिए हाथ फैला के ऐसे लग के कहीं वो शाहरुख खान लग रहा है, कहीं सत्य हो गया। लेकिन बहरहाल ये मोबाइल का कमाल है, बच्चे मोबाइलों में इतने ज्यादा बिजी है कि हर मुख्तलिफ किरदार को कैसे निभाना है, किस तरीके से निभाना है। आपको पता है कि एक खातून बच्ची की वीडियो आई थी जिसमें वो बिल्कुल इंडियन ड्रामों का वो रिएक्शन, वो सारी चीजें दिखाती थी, तो वाकई में बहुत ज्यादा असर है। लेकिन बच्चे जो हैं आजकल के जो बच्चे ये बहुत तेज है, बहुत तेज है, बहुत आने वाले, ये सबको बेच बूझ के ना आराम से जिंदगी गुजारने वाले। सही बात है। आपके और हमारे आने वाली जनरेशन जो है वो हमसे कहते हैं कि 2 हाथ आगे है। बेटा ये 2 हाथ आगे नहीं है, 10 हाथ आगे है। तो जनाब इनको जो है वो मैं अगेन यही बात करूंगी जो कि मैंने दूसरी तीसरी खबर में भी की थी कि अगर ये इतने ज़हीन है, इतना टैलेंट है, चीज़ों को इतनी जल्दी पिक करते हैं कि इनको अच्छा शेप अप करेंगे तो आपका और इनका दोनों का मुस्तकबिल संवर जाएगा। तो पेरेंटिंग जो है वो एक टास्क है, एक साइंस है, इसको सीखते हैं, बच्चों की जहानत को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें। वी आर डन विद दिस डोज। एक ब्रेक लेनी है, वापस आते एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। 8 फरवरी 2024 को होने वाले इंतखाबात की तैयारी दिसंबर 2023 में ही शुरू हो गई है और जोरों शोर से जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर बात की जाए तो मुख्तलिफ शहरों में जलसे किए जा रहे हैं, काफ़ी एक्टिवेशन हमें दिखाई दे रही है। बट ऑल दो मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी जो है उनके खामोश राब्तों में भी मज़ीद तेज़ी आ गई है। लेकिन इस सारी सिचुएशन में जो है ये भी एक खबर है, वो ये कि बहुत सारे नए चेहरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इंतखाबी मैदान में उतारे जा सकते हैं। इस पर गौर शुरू कर दिया है। कौन कौन से नए चेहरे हो सकते हैं, एक्सपेक्टेशंस हमारी क्या है और क्या सरप्राइज मिल सकता है, इस पर हम बात कर लेते हैं। रुबीना कायम खानी साहिबा हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद है, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इनको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रुबीना साहिबा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? जी गुड मॉर्निंग, वालेकुम सलाम जी। थैंक यू सो मच जो फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। कहिएगा कि ये जो खबर एक गर्दिश कर रही है भी सियासी हल्कों में, आम आवाम में भी, हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कि आप लोग कोई नए चेहरे जो हैं वो मैदान में उतारने जा रहे हैं। वो नए चेहरे कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए कोई भी पार्टी हो उसमें एक जो है वो लोग आते हैं और उसमें शामिल होते जाते हैं, और जो ख़ास तौर पर जो सियासी पार्टीज़ होती हैं वो देखती हैं कि किसके पास जो है वो अपने हलके में उसकी किस तरह का जो है वो रेपुटेशन है और किस तरह की जो है वो उसकी साख्त है, और उसको अगर नए चेहरे आते हैं तो उनको वेलकम किया जाता है, क्योंकि पार्टीज़ जो है वो इसी तरह से लोगों के मतलब एड होने से ही जो है आगे बढ़ती हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस चीज़ पे बिलीव करती है, जहाँ पुराने चेहरे होंगे वहाँ नए चेहरे भी आते हैं, और यही किसी भी सियासी पार्टी की खूबसूरती होती है। मैं ये कहूँगी कि जो है ख़ास तौर पर जो सीनियर्स हैं हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, उनको जो नए आने वाले चेहरों को जो है वो खुले दिल के साथ खुशामदीद कहना चाहिए। और ये एक खूबसूरती है कि आपके पास लोग आते हैं और पार्टी के प्लेटफॉर्म से जो है वो इलेक्शन लड़ते हैं, तो ये तो एक जमहूरी अमल है, मैं समझती हूँ सबका। रुबीना कायम खानी साहिबा, एक और चीज अगर हमने देखा है कि भुट्टो साहब के दौर के जो लोग थे, अगर हम उनकी बात करें, जब बेनजीर भुट्टो साहब आई तो वो लोग कहीं ना कहीं साइड लाइन पे हो गए। बेनजीर भुट्टो साहबा के जो लोग थे, उसके बाद आसिफ जरदारी साहब ने जब ये कमान संभाली तो हमने कहीं ना कहीं उनको एक साइड लाइन पे देखा। अब क्या रिवायत उसी तरह बरकरार रखने के लिए बिलावल भुट्टो साहब नए लोगों को लाएंगे, जरदारी साहब के लोगों को पीछे कर लेंगे? देखिए मैं ये कहूँगी कि मेरी अभी ये 3rd जनरेशन है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ जो है मेरे नाना थे, फिर मेरी वालदा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो है एडवाइज़र थी, और एक उनकी एक बड़ी स्ट्रगल रही है जमहूरियत के लिए। और आज मैं ख़ुद जो है चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब के साथ और आसिफ अली जरदारी साहब के साथ हूँ। मैं समझती हूँ कि मुझे और बहुत सारे पार्टी के जो पुराने भी लोग हैं जो बेनज़ीर भुट्टो के दौर से हैं और जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के
दौर से उनको बड़ी रिस्पेक्ट दी जाती है लीडरशिप की तरफ से, उनको बुलाया जाता है, उनको सुना जाता है। तो ये एक मैं समझती हूँ कि हाँ टीम, जाहिर सी बात है, देखें मैं खुद भी हूँ, तो अगर जो मेरी वालदा के साथ जो टीम होगी, ज़रूरी नहीं है कि मैं उनके साथ कंफर्टेबल हूँ। मैं अपनी टीम बनाऊंगी जो मेरे हम उम्र होंगे, जो मेरी हम आहंगी होगी जिन लोगों के साथ। तो ये एक मैं समझती हूँ कि चेंज आ सकता है। अदरवाइज ये कहना कि उनको साइडलाइन कर दिया और नए लोग जो है वो ऐड हो गए, तो ये गलत होगा। और चीज हमने बिलावल भुट्टो साहब और आसिफ ज़रदारी साहब के बयानी में बड़ा ज्यादा फर्क देखा है। बिलावल भुट्टो साहब जो है वो कहीं ना कहीं नवाज शरीफ साहब को, कोई फर्क नहीं देखा। मैंने देखा बहुत पुराने लोग हैं, मखदूम अमीन फहीम के बेटे भी, अभी आप देखें कि वो भी लास्ट गवर्नमेंट में जो है वो वजारत पे रहे हैं। और जो ये जो नस्लों से चला आ रहा है, जो मतलब जो भुट्टो साहब के साथ थे वही आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब के साथ भी उनकी टीम का हिस्सा भी हैं। तो ये एक जो है वो मफरूजा हो सकता है, अदरवाइज जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक सवाल आपसे करना चाहूंगा, होता है तो वो इख्तिलाफ राय तो मैं समझती हूँ किसी भी पार्टी का हुस्न होता है। ठीक है रुबीना साहब जी, एक सवाल आपसे जानना चाहूंगा। एक तरफ तो हमने पीपल्स पार्टी को जब थोड़ी बहुत एक हमने देखी और कहीं ना कहीं एस्टैब्लिशमेंट भी उसके हवाले से भी कुछ चीजें आती रही, तो फिर हमने ये देखा कि अचानक जो जिसे कभी आसिफ ज़रदारी साहब बहादुर बच्चा भी कहा करते थे, राव अनवार, उनका एक ट्रेलर जारी हुआ तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि आसिफ ज़रदारी जो है बड़े सॉफ्ट तरीके से आए। जिसे बिलावल भुट्टो साहब नवाज शरीफ साहब को लाडला कह रहे थे, तो नवाज ज़रदारी साहब ने कहा नहीं, लाडले तो सिर्फ इमरान खान है। इसकी वजह क्या है बदलते बयानी की? देखिए, मैं ये कहूँगी कि एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो ख़ास तौर पर जब वो देखते हैं कि उनकी आवाम में जड़ें जितनी मजबूत हैं और हमेशा एक प्रोपेगेंडा किया जाता है, किसी को भी जो है प्लांट किया जाता है और वो टीवी चैनल्स पे आके जो है वो ओल फोल बकते हैं। मैं ये कहूँगी कि राव अनवार साहब जो है वो कोई भी जब ऑन ड्यूटी हो उस वक्त बोले तो उसकी ईमानदारी उस वक्त नजर आती है। बाद में तो देखें इस तरह से भौंकना और किसी पे इल्जाम तराशी करना, तो ये एक प्लांट तो किया हुआ हो सकता है, पैसे लेके तो कोई टीवी पे बैठा हो सकता है, अदरवाइज इसमें कोई हकीकत नहीं होती। तो मैं ये कहूंगी कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ और आसिफ अली जरदारी साहब के साथ। मैं ये कहूंगी कि ये जो है सरासर जो है, जो भी अगर मुखालिफ जमातें भी अगर ये कर रही हैं, किसी को पैसे दे के प्लांट कर रही हैं, तो ये एक ओछे हथकंडे के तो हो सकते हैं। अदरवाइज जो है एक अच्छी और साफ सुथरी सियासत जिसकी शुरुआत शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने की सीओडी की सूरत में, वो जो है मैं समझती हूँ कि उसको धचका लगेगा। ये इस तरह की इंतकामी और इस तरह की ओछी हथकंडे जो है वो किसी भी सियासी पार्टी को या किसी को किसी को पैसे दे के प्लान किया जाए कि किसी के खिलाफ मौजूद है समर अब्बास, उनसे भी हम इस हवाले से बात कर लेते हैं। समर, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। बताइएगा कि आप क्या देख रहे हैं कराची में इलेक्शंस को लेके, क्या हैपनिंग है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बड़ी विकेट मलीर से गिराई है, तो आप क्या देखते हैं, मजीद क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? हाँ जी, बहुत शुक्रिया सोहा अफजल। बात यह है कि जो कराची में अगर ओवरऑल बात की जाए तो तमाम सियासी जमातें कोशिश कर रही हैं पॉलिटिकल एक्टिविटी करने की, लेकिन अगर होम ग्राउंड या होम वर्क देखा जाए तो वो जो है पीपल्स पार्टी काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है इसमें, क्योंकि पीपल्स पार्टी की ज़ाहिर है गवर्नमेंट भी थी, उसके बाद उन्होंने प्लानिंग भी की। लेकिन अगर दीगर जो सियासी जमातों की अगर मैं देखूँ तो मुझे उनका जो वर्क है, होमवर्क, वो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अभी तक कैंडिडेट ही फाइनल नहीं हो सके हैं। तो कोशिश, अब पीपल्स पार्टी जो है जैसे इक्तदार में थी उस वक्त भी काफी लोग जो है वो पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, लेकिन इस वक्त पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक इत्तेहाद बना हुआ है जीडीए, जिसमें एएनपी, एमक्यूएम और दीगर नून लीग है, ये सियासी जमातें। नून लीग इस वक्त जो है वो टफ टाइम दे रही है, ज़ाहिर है बशीर मेमन है, साबिक वो पुलिस ऑफिसर भी रहे हैं, DGFIA भी रहे हैं, तो उनके ताल्लुकात हैं। कोशिश वही की जा रही है। ये वो इस वक्त ग्रुप एक्टिव है जो मुशर्रफ दौर में एक्टिव था, जो
सिंध में जिनकी हुक्मरानी थी उस वक्त, वो लोग काफी अब एक इत्तेहाद बनता जा रहा है इसमें। लेकिन पीपल्स पार्टी का अगर वर्क देखा जाए तो पीपल्स पार्टी जो है वो अपने वर्क के साथ अगर इस वक्त इलेक्शन जो है वो करवाए जाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी सियासी पार्टी जो है वो तैयारी की हालत में। साहब, अगर हम देखें एमक्यूएम और जीडीए और दीगर जमातें और फिर जो आप फरमा रहे हैं कि नून लीग जिस तरह एक्टिव है, तो क्या आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी जो कभी सहारा देती है इसी नवाज शरीफ साहब के पार्टी को और उसको वफाक में ले आती है, लेकिन उनको तनहा छोड़ दिया, कश्ती अब डूबने को तैयार अगर हो भी हो तो उन्होंने तनहा छोड़ दिया है, तो आपको क्या लगता है कि ये तनो तनहा लड़ जाएंगे पूरे के पूरा जो ये ब्लॉक बन रहा है उनके खिलाफ? देखें, अगर मैं हकायक पे बात करूं, और मेरी आदत रही है कि मैं हकायक पे बात करता हूं, तो नून लीग का जो है ना सिंध में जो है होमवर्क नहीं है, इतना नहीं है। अब आके बशीर अहमद थोड़ा सा एक्टिव कर रहे हैं, लेकिन जो पहले थे मुझे एक भी उनका कोई रहनुमा बता दें जो एक्टिव हो या जिसने कोई एमएनए की सीट निकाली हो। अब कराची में एक एनए का इजाफा भी हो गया है, उसके साथ साथ 3 सूबाई हलकों के भी इजाफे हुए हैं। तो मैं देखें हकायक पे बात करूंगा, इसमें अगर ये सारे इत्तेहादी एक साथ हो जाते हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ और जैसे इल्जामात भी लगते हैं मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के पास, कुछ और नहीं होता तो बोलते हैं जी ये करप्ट हैं, ये करप्शन कर रहे हैं। आप जिस होमवर्क की बात कर रहे हैं ना, रुबीना कायम खानी साहिबा हमारे साथ मौजूद है, इसी वाले से हम उनसे भी बात कर लेते हैं। रुबीना साहिबा, कराची तो चले ऑलरेडी अगर बात करें सिंध की ओवरऑल, तो आपका हब है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, वहाँ अच्छी परफॉर्मेंस है। बतौर हमारे जो ब्यूरो चीफ है उनका कहना ये कि नहीं, वहाँ पर जो है ना वो काफ़ी होमवर्क किया हुआ है। पंजाब में आपका होमवर्क क्या है? क्योंकि अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे ऐसे दौरे प्लान किए गए थे मरीम नवाज़ की तरफ से और उसके अलावा शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ की तरफ से, लेकिन उसके बाद आप लोगों ने भी काफ़ी एक्टिवेशन की पंजाब में। सीट एडजस्टमेंट या इलेक्टेबल्स जो हैं उस हवाले से क्या प्लानिंग है आपकी पंजाब में? देखें मैं ये कहूँगी कि सियासत में ये गठजोड़ होते रहते हैं और आगे जो अगर कोई अगर बनता है, क्योंकि कोई भी हरफ आखिर नहीं होती कोई भी चीज़ पॉलिटिक्स में। मैं ये कहूँगी कि अगर पंजाब के अगर आप रिसेंट्स जो है वो देखें, चेयरमैन बिलावल भुट्टो के जो जलसे हैं और जो लोग उनके साथ हैं, और कितना आपने देखा होगा कि जो एक जो है जमे गफ़ीर होता है उनके हर जो भी वो वर्कर्स कन्वेंशन हालांकि वो कर रहे हैं और उसमें एक जलसे की सी सूरत होती है। तो पंजाब में जो है हमारा अच्छा, मैं समझती हूँ कि अभी इस दफ़ा तो पहले भी मतलब अगर आप देखें तो हमें कन्फाइन करने की कोशिश की गई, लेकिन अगर तो कोई प्रेशर नहीं हुआ और कहीं से जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड अगर जो है हमें नहीं मिलती है और एक जमात की तरफ झुकाव होता है तो उसका इलेक्शन वाले दिन ही मैं समझती हूँ कि पता चलता है। लेकिन अभी जो हालात नज़र आते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में बहुत मजबूत नज़र आ रही है और आपने देखा होगा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब हर जगह जा रहे हैं, लोग उनके साथ हैं। हमारा क्योंकि ख़ास तौर पर पंजाब में अगर आप देखें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वर्कर है, जो जियाला है, और बहुत सारी कुर्बानियां जो हैं पंजाब से हमें जो है पार्टी के वर्करों ने दी है पाकिस्तान के लिए, तो वो आप ये देखेंगे कि वो अभी तक इंटैक्ट है और इंशाल्लाह आने वाले जो हम खैबर पख्तूनख्वा की तरफ देख रहे हैं, एक तरफ तो जिस तरह तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं बहुत अच्छा जो है आवाज आ रही है, इस दफा जो है रिस्पॉन्स भी होगा और सीट्स जो है हम पहले से मजीद जो है वो ज्यादा। रुबीना साहिबा, अगर हम देखें खैबर पख्तूनख्वा पंजाब से भी कोई बड़ी, क्योंकि हमने देखा कि हवाओं का जब रुख होता है तो पंछी वहां उड़कर चले जाते हैं, आप लोगों ने कोई पंछी नहीं पकड़ा। लेकिन अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की तरफ जाते हैं, आपके बड़े बड़े लीडर, अरबाब की फैमिली, दीगर लोग जो है वो पीपल्स पार्टी छोड़ चुके हैं, वहां से जो हालात हैं तहरीक इंसाफ के हवाले से, तो वहां से भी कोई विकेट आप लोग बड़ी नहीं गिरा पाए। आपने बात की कि लेवल प्लेइंग फील्ड जिस तरीके से दी जा रही है बड़ी पार्टी नून लीग को, बिलावल भुट्टो तो खुल के खेल रहे हैं, लेकिन बचाव के लिए आसिफ अली जरदारी साहब आ जाते हैं नवाज शरीफ साहब को। क्या यहां पे भी नवाज शरीफ जरदारी साहब मुतमईन है कि आप लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, जबकि बिलावल को बिल्कुल भी नहीं मुतमईन? देखिए मैं ये कहूँगी कि जरदारी साहब जो है एक ज़ीरक पॉलिटिशियन हैं और उनकी एक जिस तरह से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से वो खुद कहते हैं कि मैंने बहुत कुछ सीखा है, वो एक यूनिवर्सिटी थी और वहीं पे मैं ये कहूँगी कि जहाँ पर COD आपने देखा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इतनी मुखालफत के बावजूद जो सारे केसेस थे वो तो नून लीग ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमेशा बनाए और नून लीग की तरफ से जो है विक्टिमाइज
कॉम्प्रोमाइज किया गया हमें, लेकिन उसके बावजूद जो है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है वो उनके साथ बैठती हैं। और उसी तरह से अब आसिफ अली जरदारी साहब भी, देखें हम कोई, हमारी जाती दुश्मनियां नहीं है, अगर हम किसी पार्टी के साथ बैठते हैं तो मुल्क के इस्तेहकाम के लिए बैठते हैं। देखें मैं हमेशा चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब भी ये कहते हैं कि हमारा मुकाबला किसी मुखालिफ सियासी जमात से नहीं है, हमारा मुकाबला महंगाई से है, इकोनॉमी से है कि जो पाकिस्तान की सही होनी चाहिए, जो पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से है। हमारा जो है वो जो पसमानदा इलाकों की आवाम है उनको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें हैं जो जिसकी वजह से हम मुफाहमत करते हैं और लोगों को जो सियासी पार्टी को ऑनबोर्ड करते हैं और तमाम स्टेक होल्डर्स ही जो है वो किसी भी मसाइल का हल कर सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है? मैं आपसे सिर्फ आपकी बात को सिर्फ इसलिए काटना चाह रही थी, सिर्फ इसलिए काटना चाह रही थी कि अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं, व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस, तो आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि 16 माह की गवर्नमेंट कोलैबोरेशन से पीडीएम में एक नहीं दो नहीं तमाम तर जमातों से गठजोड़ था हमारी परफॉर्मेंस जो है वो कैसी रही? हमने कितनी ज़्यादा पीक में महंगाई को देखा, IMF हो जाए, एक के बाद एक कर्जा जात हो जाए, बिजली हो जाए, गैस हो जाए, महंगाई हो जाए, आवाम तो इस वक्त शदीद परेशान है। रोटी कपड़ा मकान तो नारा आपका है, वो सिंध हो, पंजाब हो, गवर्नमेंट हो, KPK हो, हर जगह तो आवाम इस वक्त शदीद परेशान है। कोई तो हमने 16 माह में किया क्या, बस ये बता दें। जी बिल्कुल, 16 माह मैं समझती हूँ बहुत कम अरसा होता है और उसमें स्पेशली मैं ये कहूँगी कि जो फॉरेन मिनिस्टर चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने, और ख़ास तौर पर जो सिंध में जो फ्लड भी आया उसके बावजूद जो है हमने कोशिश की कि लोगों को जो है वो रिलीफ दिया जाए। हमने 21 लाख के घर, आप देख लें कि जो सैलाब ज़दगान जो बेघर हुए थे, हमने उनको घर दिए और उनकी औरतों को मालिकाना हकूक़ दिए। तो ये सिंध हुकूमत का, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का उस 16 माह की हुकूमत में जो है बहुत बड़ा मैं समझती हूँ कि क्रेडिट जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बढ़ाया, जो वजारतें हमारे पास थी हमने उसमें बेहतरीन जो है वो परफॉर्मेंस दिखाई। तो ये सारी चीजें मैं समझती हूँ कि इकोनॉमी भी अगर आप देखें तो अभी अगर आज उसके समरात नजर आ रहे हैं, देखें केयर टेकर सेटअप के पास एक लिमिटेड जो है वो मैंडेट होता है कि वो फुल जो है वो अपना तौर पे काम नहीं कर सकती। ये जो अभी जो चीजें नजर आ रही हैं आपको प्रैक्टिकल होते हुए, तो ये जो है वो पहले 16 माह की कारकर्दगी की वजह से मैं समझती हूँ। ठीक है रुबीना कायम खान साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, समर अब्बास के साथ मौजूद थे, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। लेकिन कोई एक सियासी जमात हमीद हमें बता दें जो इस वक्त सिर्फ इस नैरेटिव पे चल रही है कि हमने अवाम के और एक आम लेमान के मसाइल को हल करना है, कौमी मुफाद के बारे में सोचेंगे तो इंतखाबात में ये सोच लेकर उतरेंगे तो उम्मीद है कि अवाम भी अपना मैंडेट आपके सामने ज़रूर रखेगी। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे तो आपको याद होगी, बस वो याद होती है ना, तो जब हम किसी भी सीन को इमेजिन करते हैं तो हम सरसों के खूबसूरत से लहलहाते हुए पीले रंग के हम सरसों के उन खेतों की बात करते हैं जहाँ पर फोटो सेशन हरमीत इतना अच्छा होता है। मैं आपको क्या ही बताऊँ, मतलब मैं तो पूरे दिसंबर में ये फाइंड आउट करती हूँ कि लाहौर शहर में मुझे कोई ऐसा मकाम मिल जाए जहाँ पर सरसों के लहलहाते खेत हों और ऐसे पीले रंग के फूल हो, जर्द रंग के, और वो जो फोटो सेशन और वीडियोग्राफी वहाँ पे होती है ना, वो कहीं नहीं होती। खैर, लेकिन ये मौसम फाइनली हेयर है यहाँ पे। आपको तो दिसंबर में घर में साग बन जाए तो फिर पूरा दिसंबर क्या, जनवरी क्या, फरवरी तक फ्रीज हो जाता है, वो हम खाते ही रहते हैं। हमारी अम्मा से जब पूछो क्या बनाया, कहती है साग बनाया बेटा। लेकिन वैसे इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा जो है वो इसकी खूबसूरती है, इसको देखने का जो नज़ारा है। हरमीत, मेरे ख्याल से आपने तो ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी, बिकॉज जब आपने किसान शूट की होगी ना, तब आपने इस तरह के ले आते खेत जो है। मैं वैसे भी देहाती आदमी हूँ तो मेरा इस चीज़ से, ज़मीन से काफ़ी करीब रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें जो है खेत खलियानों की अगर बात की जाए, किसान तो बाद में आई है। आपकी बात दुरुस्त है कि जितना खूबसूरत ये मंजर होता है, और अगर आप पंजाब में जाएं, पंजाब में मैं एक दो गांव की बात करूंगा, आपका दिल जब भी आपके पास टाइम हो, खासकर ये वो करीब भी पड़ जाता है। अच्छा। तो पिंडी भटिया के जबरदस्त किस्म के खेत हैं। फिर इसी तरह थोड़ा सा आप आगे जाएंगे फैसलाबाद से आगे गोजरा की तरफ, तो वहां पे भी आपको इसके तरफ के लहलहाते खेत नजर आएंगे। और सुबह सवेरे जब सूरज निकलता है, उसकी किरणें जब पड़ती हैं इस पे, तो यकीन माने वो जो एक शाइनिंग सी होती है। जिस तरह मेरी दस्तार थोड़ी सी फीकी पड़ रही, क्योंकि उधर अगर आप देखें तो बड़े मजे के फ्लावर हैं। और आपकी बात दुरुस्त है कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे का वो शूट, और उससे पहले रेखा
और अमिताभ बच्चन की एक फिल्म थी जिसमें गाना फिल्माया गया था और वो काफी वायरल था। फिर ये दूसरी बार हमने देखा, लेकिन हाँ ये इसमें कोई शक नहीं है, जब भी आप हमने देखा है वो मंजर जो ट्रैक्टर चलाते बीच में जब आप निकलते हैं खेत खलियानों के बीच में, वो बड़ा खूबसूरत मंजर होता है। और यही वजह है कि अब आते हैं भैया साग के हवाले। जब मक्खन डलता है देसी घियो में ना, तो भैया उसका मकई की रोटी तो बाद में आती है, लेकिन हाय रब्बा तो यही है ना, पहले से स्टार्ट हम साग पे ही लेते हैं, तो फिर उसका मजा ही कमाल का होता है। लेकिन हरमीत चले, अब इतनी हमने डिपिक्शन कर ही दी है, तो जो सिलसिले वाली ऑडियंस है उस एरा की, वो उस सिलसिले को याद करे, और जो DDLJ वाले हैं वो इस एरा को याद करें, और वहाँ पर यकीन करें इस मंजर को देखने के लिए। ऑब्वियसली मुझे लगता है कि आपको पूरे सीजन में ना एक दफ़ा अपनी फैमिली के साथ ज़रूर प्लान करना चाहिए, किसी देहात का या गाँव का रुख करें, और जो हमारे कल्चर का हिस्सा है, हमारे खूबसूरत मनाजिर हैं, तो आप इसको ज़रूर जाके कीजिएगा। तस्वीरों में और वीडियो में देखने से काम नहीं बनेगा। सो वी आर डन, हमने एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो, और आज प्रोग्राम में हरमीत हमने इस मौजू पे बात करनी है जिसके बारे में हम सिर्फ एक स्टेटमेंट सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, जहेज एक लानत है। उसके बावजूद भी अगर हम इसे कुरानी आयात, अहादीस, अमल नहीं करते, सोशल प्रेशर, हर एक कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इसको देखें तो एक ऐसी चीज़ है जो कि अब लगता है कि हमारे माशरे का ऐसा हिस्सा बन चुकी है जिसको ख़त्म करने में एक लंबा अरसा, या मेरे ख्याल से वो अरसा रिक्वायर्ड है ही नहीं, क्योंकि हम इसको ख़त्म करना चाहते ही नहीं हैं। हम देखते हैं कि चूँकि आपको पता है आजकल सीज़न भी है शादियों का, नवंबर से ऑनवर्ड जनवरी तक आप देखते हैं कि दिसंबरिस्तान कहा जाता है पाकिस्तान को, और शादियों पर शादियाँ होती हैं, लेकिन आप किसी भी तकरीब को हमेशा ख़राब होता हुआ देखते हैं, या किसी घर को ख़राब होता हुआ देखते हैं जब आप when it comes to जहेज़। लेकिन अगर हम जहेज़ की बात करें तो इसको बहुत कंफ्यूज किया जाता है। कहा जाता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी को जहेज़ दिया तो वो जहेज़ नहीं, कुछ तोहफे थे, लेकिन कहा यह जाता है कि उन्होंने भी तो दिया ना। तो किस तरह से अवाम इसको कंफ्यूज करती है। अगर जहेज़ की बात कीजिए, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत में भी हमने देखा है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। एक माँ बाप सारी ज़िंदगी लगा देते हैं जमा पूंजी को जमा करने में, और उसके बाद वो सारा का सारा खर्च कर देते हैं जहेज़ में। और जहेज़ भी क्या, तोहफे और जहेज़ में क्या फ़र्क है, इस पर बात करने की कोशिश करेंगे आज प्रोग्राम में। और अगर जहेज़ देना भी है, और अगर माँ बाप ये क्लेम करते हैं कि हम अपनी बेटी को ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ देना चाहते हैं, तो जो बेटी जा रही है उसको वॉशिंग मशीन भी चाहिए, उसको AC भी चाहिए, उसको घर का पूरा फर्नीचर भी चाहिए, उसको बर्तन भी चाहिए, उसको पता नहीं क्या क्या चाहिए, और आगे जाके शौक से और खुशी से बताना कि मैं तो जहेज़ में ये साथ लेकर आई थी। बेटियों का बड़ा अहम किरदार है इस हवाले में, इस पर भी बात करेंगे। अच्छा, एक बेटी की पैदाइश पर एक माँ जो है वो बचपन से ही उसका जहेज़ इकट्ठा करना शुरू कर देती है हरमीत, और हम देखते हैं कि शादी बाकायदा तौर पर एक एक्सपेंस। ये जितने भी वॉक्स पॉक्स आपने देखे, हर शख्स, हर दूसरा शख्स जो है इस बात को लानत ही समझ लाया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मजबूर ये हैं कि अगर कुछ नहीं देंगे तो हमारा जो दूसरा या आने वाले हैं या आस पड़ोस में जो लोग हैं क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। उस वजह से हम देख रहे हैं कि कर्जे भी लोगों पे चढ़ रहे हैं, नुकसान भी होता है, कहीं ना कहीं टेंशन। जब बच्ची पैदा होती है तो सारी उम्र की यही सोच होती है कि बच्ची के लिए क्या करेंगे। अच्छा, बात आपकी दुरुस्त है। एक और चीज़ हरमीत, समझाना अगर हम बात करें तो उसमें अगर आज के ज़माने में मुआशरती प्रेशर के बावजूद भी कोई नहीं जहेज़ लेता तो बड़े वसूख से और बड़े ऐसे से मेडल नहीं मिल जाता। आपको कहा जाता है कि देखिए हमने कोई डिमांड नहीं की, इस तरह से बात की जाती है जैसे डिमांड करनी थी और ये हमारी रवायात का, वैल्यूज़ का हिस्सा है और हमने ये नहीं किया। ये करना ही नहीं है, ये सब कहते हैं लेकिन फिर भी। अच्छा, वैसे एक और चीज भी मैं ऐड करना चाहूँ, मैंने बहुत सारे ऐसी फैमिली देखी आगे जाने से पहले कि जो जहेज नहीं भी लेते, जो बहू ब्याह के ले आते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं ताना भी दिया जाता है हम तो आपसे कुछ नहीं लिया था, कोई जहेज की डिमांड नहीं की। तो ये भी एक ताना है। खैर, ये सारे ताने, ये सारी बातें, ये सारे सवालात अपने पैनल के सामने रखेंगे। अली वकार कादरी साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, मजहबी स्कॉलर हैं, इनके आज को प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मिसेस अली भी हमारे साथ मौजूद हैं, मैच मेकर हैं, इनको भी आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस अली, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूं। थैंक यू सो मच आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। अली वकार, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। बहुत तकलीफ़ होती है इस चीज़ की कि हम कहते हैं कि जहेज़ एक लानत है, नहीं लेना नहीं लेना, लेकिन मुआशरती प्रेशर के बावजूद भी एक माँ बाप मजबूर होते हैं सिर्फ इस नाम पे कि हम तो सिर्फ ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें अपनी बच्ची को दे रहे हैं, उस तमाम में फिर तमाम चीज़ें आ जाती हैं। क्या समझते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुआशरती प्रेशर मैं तो इसको भी एक ढोंग समझता हूँ। आप लोगों ने जो काम अपनी मर्जी का करना होता है वो कर गुजरती हैं, और जो नहीं करना होता उसके लिए जी हम मजबूर हैं, हमें तो माँ ने मजबूर किया, हमें तो बाप ने, प्रेशर ने। ये जितने आपने सुनाए हैं, जितने लोग कह रहे थे, इनमें से तमाम जहेज़ लेंगे
और भरपूर तरीके से लेंगे सही कह और रहे हैं। जो कम लाएगी उसको ये ताने भी देंगे और जो नहीं लाएगी बिल्कुल। वो सारी उम्र डिप्राइव लाइफ गुजारेगी उस बहू के तनाजुर में तकाबुल में जो ज़्यादा जहेज लाई होगी, बिल्कुल ठीक। और पूरे घर में उसको अच्छी नज़र से देखा जाएगा और जो नहीं लाई होगी उसकी बुरी नज़र से देखा जाएगा। बदकिस्मती के साथ एक मुसलमान मुआशरे में और एक मुसलमान फैमिली में ये वाली चीज़ प्रिवेल कर चुकी है, हम माने या ना माने। अब हम इसके अगले फैक्ट्स पे बात करते हैं। आपने अपने इंट्रो में एक बड़ी ज़बरदस्त बात की, वो बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबजादी को जहेज दिया था कि नहीं दिया था। ये कैटेगोरिकल लिख लें, ये गलती है, गलतफहमी है। कुछ भी नहीं दिया था, ये ज़हन में रख लें, नहीं दिया था। जो चीज़ें दी थी वो कैसे दी थी, वो ऐसे दी थी। जब वही आ गई और तय हो गया कि हज़रत सईदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का निकाह होगा हज़रत अली के साथ, तो हुज़ूर ने हज़रत अली को बुलाया और फरमाया कि अली तेरे पास क्या है? उन्होंने कहा या रसूल मेरे पास तो कुछ नहीं। फरमाया कुछ तो बताओ। अर्ज़ की कि मेरे पास ये मेरी ज़िर्रा है। फरमाया इसको बेचो। हज़रत उस्मान गनी ने वो ज़िरा ख़रीद ली। वो ज़िरा ख़रीद के जितने उसके दिरहम और दिनार हज़रत अली को दिए, वो हज़रत अली ने हज़ूर की बारगाह में पेश कर दिए कि ये हैं। हज़ूर ने फरमाया जाओ इससे फ़लाँ 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 घर की ज़रूरियात की चीज़ें लाओ। हज़रत अली वो चीज़ें ला के पहुँचे। हज़रत उस्मान आए, जी आपका निकाह हो रहा है, तो ये ज़िरा जो मैंने ख़रीदी थी वो मामला था, अब ये मेरी तरफ से तोहफ़ा कबूल कर लो। तोहफा था, ज़िरा भी नहीं, वो ज़िरा हज़रत अली को हज़रत उस्मान ने दी। जी जी बिल्कुल। तो गोया जो चीज़ें घर की रसूलुल्लाह ने बनवाई, इधर से तो रसूलुल्लाह हज़रत अली के ससुर भी थे लेकिन उधर से रसूल भी थे, लिहाजा उन्होंने दोनों एरियाज को बैलेंस करना था। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि अली ये तुम्हारा ही फ़र्ज़ है, पैगाम दिया कि जो भी बेचना है बेचो, अपनी बीवी की ज़रूरियात की, घर के रहन सहन की बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करना तुम्हारी जिम्मेदारी, करो। वो चीज़ें उठा के हज़रत फातिमा को दी, तो लिहाजा रसूलुल्लाह ने जहेज़ नहीं दिया। अब अगला चैप्टर आ जाता है कि तोहफ़ा दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये असल में बुनियादी तौर पे जब आप एक चीज़ को इतना मुतशद्दिद और रिवाज दे देते हैं, बल्कि मैं आपको इससे भी अगली बात बताऊँ, आप तो ये बात कर रहे हैं, कुछ अर्सा पहले मेरे क्लिप वायरल हुआ था। मैं कहता हूँ ये जो कोई फौत की, ये तो शादी है ना, कोई फौत हो जाता है, हमारे यहाँ आप तो जहेज़ को पीट रहे हैं। हमारे यहाँ तो ये यतीमों का माल खाने के लिए 500 बंदा बैठा होता है, वो कर्जा उठा के कुल खाने की देगें पकाता है। क्यों? वो कहता है जी क्या करें, लोग आए बैठे हैं, लोग क्या कहेंगे, उठेंगे ही नहीं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, बस ये हमें लोग मार गए। और ऐसे लोगों से कब्रिस्तान भरा पड़ा है जो कहते थे लोग क्या कहेंगे। लोगों ने कुछ भी नहीं कहा और वो अपनी ज़िंदगी को अपने मकासद से हटा के गुजार के चले गए। अरे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बात आखिरी वाली जो है ना कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और जो लोग कहते थे वो कहाँ हैं, कहीं भी नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करते। खैर मिसेस अली आपकी तरफ आऊँगी, आप बताएं कि बीइंग अ मैच मेकर आप क्या देखती हैं कि कितनी डिमांड्स रखी जाती है। अक्सर औक़ात रिश्ते नहीं होते सिर्फ इस वजह से कि माँ बाप जहेज़ नहीं दे सकते, और अक्सर औक़ात रिश्ते टूट जाते हैं सिर्फ इस वजह से कि सही जहेज़ नहीं दिया है, वो जहेज़ देने के काबिल नहीं है। आप क्या देखती हैं, क्या केसेस हैं आपके सामने? ऐसे ही होता है, लेकिन बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता है कि जो मेन रीज़न होता है वो यही होता है कि तुम उस वक्त कुछ भी नहीं लाई थी। मतलब उस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है। अगर आपको सेम टाइम पे कुछ मिल जाता है उसके ऊपर भी आप लोग डिमांड करते हो, ठीक है। और अगर शादी हो जाती है और कुछ चीज़ ऐसी होती है जो मिस हो जाती है, उसके ऊपर भी इस चीज़ को बहुत तनकीद की जाती है, लड़की को और उसकी फैमिली को, और हर ओकेजन के ऊपर इस चीज़ के लिए ताना मारा जाता है कि तुम लेके क्या आई हो। तो ये वाली है, तो यहाँ पे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट किया जाता है। और सर ने सही कहा कि जितने भी लोग बोल रहे हैं लेते सब हैं, देते भी सब हैं, क्योंकि हमने इस चीज़ को अपने कल्चर में एक्सेप्ट कर लिया है। तो लड़की की बात आती है, वहाँ पे सबसे पहली बात क्या आती है, तो जमा किया है, क्या दोगे, पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। मतलब शादी निकाह से हटकर इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा बन गई है। मस्जिद में निकाह, लेकिन लड़की को जो चीज़ें देनी है उसकी क्या तैयारियां हैं, ये वाली चीज़ सबसे ज़्यादा हो रही है। ठीक कह रहे हैं अली वकार साहब। एक और चीज़ जो हम देख रहे हैं इस माशरे में, जो सोसाइटी में, जो आप फरमा रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं लेकिन अमल नहीं हो रहा। लेकिन एक और चीज़ जो हमने दो तस्वीरों को अगर हम जोड़ दें तो हमने ये देखा है कि आजकल डिमांड सिर्फ एक तरफ से नहीं की जाए। अगर मर्द हजरात हैं, फैमिली है लड़के की, तो वो ये डिमांड करती कि फला फला चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं से पाकिस्तान में अब जो रिश्ते ना होने की सबसे बड़ी वजह जो है वो ये भी है कि लड़की वालों को भी भाई अच्छी जॉब वाला, गाड़ी वाला, पैसे कमाने वाला, अच्छा बिजनेस वाला चाहिए।
ये जो हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि ये जो एक मुफादात हम बीच में रखे हुए हैं, आपको नहीं लगता कि ऐसा भी हमने देखा है कि बहुत से लोग जब शादियों के दौरान उनके पास कुछ नहीं था तो बाद में हमने देखा बहुत कुछ कमाया भी। ये कंप्रोमाइज वाला सीन जो अब हमारे यहाँ क्रिएट हो रहा है, ये कितना नुकसानदेह है? मतलब आसान शादियां मुश्किल हो गई हैं लिवकार। जी, बहुत अच्छी आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। ये पहलू निगलेक्टेड था आज की डिस्कशन का, बड़ा अच्छी बात की आपने। बिल्कुल ऐसा ही है। एक लड़की आइडियलाइज करती है अपने उस वालिद को जो 50-60 साल की उम्र का अपनी पूरी स्ट्रगल करके बैठा हुआ है और एक लाइफस्टाइल वो अपने बच्चों को दे चुका है, और वो चाहती है कि अगले घर में जाए और कम से कम पैरेलल लाइफस्टाइल उसको मिले। बिल्कुल ठीक ये बिल्कुल मतलब ये सेंस ही नहीं मेक करती, ये रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है। और ये बिल्कुल ऐसा होता है, और इसी वजह से सर रिश्ते भी नहीं हो रहे, दोनों तरफ से रिश्ते नहीं हो रहे। और यही वजह है कि शराफत, दीनदारी, पाकीज़गी, इन चीज़ों की वैल्यू ही ख़त्म हो गई है। लड़की को क्या चाहिए? अपना गाड़ी वाला लड़का चाहिए, और लड़की वालों को लड़के वालों को क्या चाहिए? जो 2-2.5 करोड़ का जहेज़ दें वो चाहिए। तो ख़राबी दोनों तरफ से है, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और इसी ख़राबी ने बिल्कुल तबाही और बर्बादी कर दी है। हमारी कदरें जो अखलाकियात पर कायम थी वो अब मादी कदरें सारी की सारी बन चुकी, और ये बड़े अफसोस की बात है। बिल्कुल ऐसा ही है जैसा अच्छा अली, इस चीज़ को आप किस तरह से एड्रेस करेंगे कि व्हेन इट कम्स टू जहेज़ ना, तो हम बात ये करते हैं कि ख़वातीन ख़ासतौर पे घर की बच्चियाँ वो इसमें बड़ा रोल अदा करती हैं। उनका भी ये पॉइंट होता है जो अपने माँ बाप के सामने वो ज़रूर रखती हैं कि मेरे ससुराल में इज्जत की वजह यही होगी कि मैं सब कुछ लेके जाऊँ। ये प्रेशर जो बेटियाँ बिल्ड कर देती हैं, इसको भी हम अगर सोशल प्रेशर करें तो गलत तो नहीं होगा, क्योंकि किसी दोस्त ने अपने घर में ससुराल में इज्जत इसलिए बनाई क्योंकि वो सब कुछ लेकर गई थी। देखें, जब माहौल ही सारा का सारा ख़राब हो गया, आवा का आवा बिगड़ गया। वो एक औरत कहीं पे गई ना, उसके घर में बू आती थी, तो थोड़े दिनों बाद उसको बू आना बंद हो गई। उसने कहा जी मैंने देखे आपकी बू ख़त्म कर दी। उसने कहा बू वहीं की वहीं है बीबी, तू अब उसमें रच बस गई है। अब वो जो पहले उनकी अपनी कदरों की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, वहाँ जाके वो ये समझ रही होती हैं कि इसकी बुनियाद पे उनकी इज्जत होगी, और ये इज्जत कोई इज्जत नहीं है। ये बात ज़हन में रख लीजिए। जो माँ बाप अपने जिगर का टुकड़ा अपनी बेटी 20-25 साल पाल के, पढ़ा लिखा के, तरबियत करके दे रहा है, उनको भी शर्म आनी चाहिए, और अगलों को डबल शर्म आनी चाहिए कि इससे कीमती कोई शय है जो वो आपको दे रहा है। आप बिस्तर और चादरें और तकिए और टीवी और एसी और फ्रिज, इन चीज़ों में इंसानी कदरों को, इंसानियत को तोड़ रहे हैं। यानी वो अपनी बेटी, अपने जिगर का टुकड़ा आपको दे रहा है। और दूसरी हरमीत साहब एक अहम बात देखें, हरमीत साहब ये पिछली बात से एक बड़ा पॉइंट मेरा मिस हो गया। आपने जो कहा ना कि उधर से लड़के को भी अमीर लड़की चाहिए और इधर से लड़की को भी अमीर लड़का चाहिए। देखें, लाइफ, शादी का मतलब आपने ज्वाइंटली ग्रो करना है, सिर्फ ज्वाइंटली रहना नहीं है। ये बात समझने की जरूरत है। आपने कलेक्टिवली ग्रो करना है। मैरिज इज टू ग्रो कलेक्टिवली, मैरिज इज नॉट टू ओनली टू लिव कलेक्टिवली। तो लिहाजा हम ये समझते हैं कि हर शय बनी बनाई हो तो शादी में एंटर होना है, जबकि ऐसा नहीं है। आप एंटर होंगे और फिर आप स्ट्रगल के बाद अपनी एक पोजीशन और मकाम बनाएंगे। अच्छा, वैसे ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। घर बना बनाया उसमें जाके रहना नहीं है, घर बनाना है। उस घर को घर के अफराद ने बनाना है और घर की चीज़ों ने मतलब आपने इकट्ठे ग्रो करना है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मिसेस अली, आप बताइएगा कि एक लड़की या एक लड़का, जैसे कि दोनों डिस्कशन कर रहे हैं, हमीद ने अच्छा सवाल किया और बड़े अच्छे तरीके से एड्रेस किया अली वकार साहब ने, क्या यही रिश्ते कराने में एक बड़ी रुकावट होती है कि दोनों तरफ से ख्वाहिशात का एक अंबार होता है और उसको मीट नहीं कर पाती फैमिलीज आपस में? मैं तो अभी वकार साहब की बात को भी कंप्लीट ही करने लगी थी कि यहाँ पे सर ने कहा ना कि लड़की ये समझती है कि बाप से कंपैरिजन करती है अपने लाइफ पार्टनर का। तो मैं आपको लिटरली एक चीज बताऊं कि यहाँ लड़की तो बाद में आती है, सबसे पहले फैमिली आती है। तो क्योंकि अगर हम लड़के और लड़कियों की बात करें तो कैंडिडेट खुद तो डील नहीं करते, उनकी फैमिली डील कर रही होती है। तो ये चीज सबसे पहले फैमिली को समझनी है कि आप अपने डिसीजन को किस तरह से ले रहे हैं। लड़की तो बहुत बात की चीज है, लेकिन यहाँ पे फैमिली ही अंडरस्टैंड नहीं करती तो फिर बच्चे तो बहुत दूर की बात है ना। फैमिली को अंडरस्टैंड करना चाहिए। जो घर का डिसीजन मेकर है, जो सरबरा है, वो सबसे पहले बहुत बड़ी चीज को अंडरस्टैंड करे कि मैंने इस टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड में इन सारी चीजों को मैनेज किया है। दूसरी बात ये जो भी आपने कही कि किस तरीके से ये होता है, तो देखिए यहाँ पे लड़के की भी और लड़के की भी ख्वाहिशात बहुत ज्यादा हैं। वो जो हमारे आजकल सोशल मीडिया पे चीजें चल रही हैं, जो हमारे ड्रामा चल रहे हैं, जो हमारा टिकटॉक, यूट्यूब आ गया, इन सारी चीजों की वजह से हमारे रिश्तों में बहुत ज्यादा मुश्किलात आ रही हैं। लड़का एक सोबर सी लड़की को घर तो ले आता है, लेकिन जब वो टीवी खोलता है, जब वो टिकटॉक देखता है, जब वो बाहर जाता है, ग्लैमर चाहिए होता है कि यार मेरी बीवी तो उस तरीके की नहीं है। तो क्यों ना मैं
फिर दूसरी शादी की तरफ जाऊं या फिर मैं कोई गर्लफ्रेंड रखूं, क्या उसको एक शोशा चाहिए कुछ ना कुछ। अच्छा मिसेस अली, आप बात वैसे बिल्कुल ठीक कर रही है, लेकिन चलिए टॉपिक किसी और तरफ डाइवर्ट हो जाएगा अगर हम इस टॉपिक को छेड़ लें कि घर के मर्द घर की खवातीन के साथ साथ बाहर की खवातीन को इतना अप्रिशिएट क्यों करते हैं। लेकिन चलिए अभी हम जहेज़ की बात कर रहे हैं। अली, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी, मैं ऐड ये करना चाह रहा हूँ, अभी इन्होंने रिश्तों में रुकावट के हवाले से आपने सवाल किया, मैं आपको और भी रुकावटें बताता हूँ। यानी पूरा का पूरा मुआशरा ही तबाही की तरफ लेकर जा रहे सही कह रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक फैमिली ने रब्ता किया था कि हमें एक अच्छा सा रिश्ता करवा दें, बड़े वो परेशान थे, तो मैंने उनको एक बड़ी अच्छी ऑप्शन दी। अब सुन लीजिए, बेटी ओवर एज हो रही थी, ऑप्शन देने के बाद बहुत अच्छा हैंडसम लड़का था, यूके में सेटल है। अब उनका प्रॉब्लम सुन लें, नंबर 1 उनका प्रॉब्लम था उसकी कौम हमारी कौम से मैच नहीं करती जी, हम तो फलां कास्ट के हैं, उसकी कास्ट और है। कास्ट बिल्कुल ठीक। अच्छा, उसके बाद ये उसका मसलक हमारे मसलक से मैच नहीं करता, उसके बाद ये उसका सोशल स्टेटस हमारे सोशल स्टेटस से मैच नहीं करता, फिर उसके बाद जहेज़ आ जाता है, फिर उसके बाद लड़के की आमदन आ जाती है, फिर उसके बाद हम तो ये कम अज़ कम 2 प्लाट तो वो हमारी बेटी के नाम लिखे ना, ये कम अज़ कम जिस घर में बैठे हैं ये तो लिखे। ये जो आप खुदाई फैसले बिफोर टाइम करने बैठ जाते हैं ना, ठीक है, कि उसको कल कुछ हो जाए, वो मर जाए, वो हमारी बेटी को तलाक दे दे तो हमारी बेटी कहाँ जाएगी, ये तो खुदाई फैसले हैं, ये तो किसी के भी हाथ में कुछ भी नहीं पता। तो लिहाजा ये चीज़ें पेरेंट्स जो बच्चियों के वालिदैन हैं उनको भी देखनी चाहिए, अल्लाह पर तवक्कल करें। अली वकार भाई, एक और चीज जो हम ज्यादा देखते हैं, जितने भी ग्रुप्स बने हुए हैं लोग, हम साफियों को भी ऐड कर लेते हैं, वहां पे मैं कुछ चीजें जो मैं देख रहा हूँ, मुख्तलिफ सोसाइटीज के ग्रुप्स हैं, वहां पे डिमांड बड़ी अजीब अजीब सी है, बड़ी अजीब व गरीब दोनों तरफ है। मैं ये नहीं कहता हूँ, जो आपने अभी बड़ी खूबसूरत बात की कि छोटी सी उम्र में 24 साल में तो डिग्री नहीं पूरी की होती तो बिजनेस कहाँ से ला के खड़ा करें। फिर लड़की को ये भी डिमांड है कि लड़का भाई बॉडी बिल्डर होना चाहिए, हट्टा कट्टा स्मार्ट हीरो पूरा। लड़के की भी ये डिमांड है कि कतरीना कैफ से कम ना हो। लेकिन सर, ये रवैये कैसे बदले? बदलना तो होगा, लोग क्या कहेंगे, इससे कैसे निकला जाए सर? सर, रवैये बदलेंगे कुर्बानी देने से, सेक्रीफाइस करने से। आप अपने आप से शुरू करेंगे, अपनी फैमिली से, अपने सोशल सर्कल से शुरू करें। जब तक आप सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, आप खुद करके नहीं दिखाएंगे कि ये हो सकता है, आगे होगा नहीं। हम में से हर बंदा ये चाहता है कि दूसरा अच्छा काम सेक्रीफाइस करे, मेरा मतलब और मफाद पूरा होना चाहिए। जिस कौम में ये वाली रविश आ जाए वो कौम कभी तरक्की नहीं करती। अच्छा अली साहब, इस चीज़ को भी एड्रेस कीजिएगा। जब मैंने बेटियों की बात की ना, तो हमें बेटों की बात भी करनी चाहिए। शादी वाले फंक्शन वाले दिन या उससे पहले घर में ये होता है कि बेटा बड़ी जिम्मा होता है, कहते हैं अम्मा आपने देखना है, जहेज लेना है नहीं लेना, क्या लेना है क्या नहीं लेना। उसको अगर आजकल के सिनेरियो में देखा जाए तो गर्ज हो तो किसी लड़के को सिर्फ इससे गर्ज होता है कि हाँ, अगर मुझे गाड़ी मिल जाए मेरे ससुराल वालों से और समझाना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा इस तरह से। लेकिन आप क्या समझते हैं कि लड़कों को इस हवाले से कितनी आवाज़ उठानी चाहिए कि अपने माँ बाप को भी कंट्रोल किया जाए कि मैंने जहेज नहीं लेना, मैं इस बात पर बिल्कुल क्लियर हूँ, मैं स्टैंड पे बिल्कुल कायम हूँ और मैं इसी के साथ शादी करूँगा? देखिए, अव्वल बात तो ये है, पहली बात तो ये है कि लड़के नॉर्मली जब शादी होती है वो इतने सेटल नहीं होते। जब सेटल नहीं होते तो घर में उनकी पोजीशन बेहतर नहीं होती, वो माँ बाप के अंडर प्रेशर होती हैं। और जब वो इस तरह की अगर कोई जुर्रत से बात भी करे तो माँ उसे कहती है तेरे पल्ले है कि जो आ रहे आन दे, तेरे पल्ले किया तू की करना, तो जो आ रहा है वो तो भाई आने दो। तो यहाँ तो सब खोल के बैठे, हाथ खोल के, जिसके पास जो आता है वो उसको बिस्मिल्लाह करता है। तो लिहाजा लड़कों को ये जुर्रतमंदी का मुजाहरा करना चाहिए और ये लड़कों से ही बात शुरू होगी, माँ बाप को गैरतमंदी का और लड़कों को जुर्रतमंदी का। और ये मेरा ख्याल है कि ये कोई ताल्लुक है कोई अमीर है या गरीब है। मिसेस अली की तरफ सर मिसेस अली की तरफ आते हैं। हमने देखा है कि जितने भी आपके पास लोग आते हैं, आप लोगों को जोड़ती हैं, कई सारे रिश्ते जो है बनते हैं। ये बताइएगा कि जब मामला तय हो जाते हैं दोनों फैमिलियों के दरमियान, खानदानों के दरमियान, तो किस बात पे आपने बहुत से लोगों को मायूस होते हुए देखा कि सारी चीजें तय हो गई लेकिन एक डिमांड जो जहेज थी कहीं ना कहीं बेटी वालों को उसने मायूस किया? इस तरह कितने आपके एक्सपीरियंस रहे होंगे? 5 दिन पहले का एक केस है और हम उनके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि उनका रिश्ता डन होने वाला है। और सडनली मेरे पास कॉल आती है और मुझे पता चलता है कि जी लड़के वालों की कॉल आई है कि जी लड़की की जो फादर है वो बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स कर रहे हैं। तो क्योंकि अच्छी फैमिली थी मेरी, उनको मैंने थोड़ा सा उगलवाने की कोशिश करी कि क्या मैटर है। तो उन्होंने बताया कि जी वो 20 तोला सोना की डिमांड कर रहे हैं और इसी के साथ साथ वो कह रहे हैं कि उनको क्योंकि प्रॉपर्टीज वगैरह का बता दिया था, तो उन्होंने कहा घर तो नहीं चले, एक प्लॉट नाम करें। तो मैं वहां पे लड़की के फादर से जब मैंने बात करी तो मैंने कहा अब ये बताएं कि आपने अपनी बीवी के नाम पे क्या क्या रखा हुआ है, और जब आपकी बच्ची 26 साल की है तो अभी तक आपने क्या अपनी बेटी के नाम करा हुआ है? जब आप सामने वाली फैमिली से इतनी बड़ी डिमांड करें, लाइक अगर आप 20 तोला सोना की भी बात करें
तो ये 40-50 लाख रुपए से अभी कम की कीमत का नहीं है। तो आप किस तरीके से फैमिली के साथ डिमांड कर, आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि आपकी बेटी को इतना अच्छा रिश्ता मिल रहा है। आप उसको इतना मटेरियलिस्टिक करके चीजों को आगे कह रहे हैं कि अच्छा खासा बच गया, घर बसते बसते वो खराब हो गया ओनली बिकॉज ऑफ दिस डिमांड। अच्छा अली वकार साहब, आप इस चीज़ पर किस तरह से बात करेंगे? जब हम किसी चीज़ की बात करते हैं तो हम एक मिसाल अपने सामने रखते हैं। अभी जब हम प्रोग्राम शुरू करने वाले थे तो मैंने भी आपसे ये सवाल किया कि आपकी केस स्टडी में क्या आपकी शादी हो चुकी है, आपने जहेज़ लिया? आपने कहा नहीं। हाँ, लेकिन ये है कि अब जहेज़ कितना लेना है या ज़रूरियात ज़िंदगी की कोई चीज़ खुशी से या मजबूरन या किसी प्रेशर की वजह से अगर माँ बाप दे भी रहे हैं तो उसमें देखिए, अगर आपके कमरे का कुछ सामान जो कि आपका अपना कमरा है अगर दिया जा रहा है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसके लिए भी माँ बाप मजबूर है। मैं बताता हूँ, असल चीज़ ये है, अगर जिनके साथ रिश्ता हुआ है वो लड़की के माँ बाप दे सकते हैं और वो देख रहे हैं कि लड़के की पोजीशन कमज़ोर है और डिमांड नहीं है, इस सूरत में बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें दी जा सकती हैं। लेकिन ये माँ बाप ज़हन में रख लें, अगर कहीं से उन्हें बू भी आ जाए कि डिमांड है तो एक सुई भी मत दें। हाँ, अगर डिमांड किसी की तरफ से नहीं है, बेगर्जी है और देख रहे हैं कि अगला बंदा वाकई डिज़र्व करता है, तो तोहफे की नीयत से, जहेज़ की नीयत से नहीं, तोहफे की नीयत से चंद ज़रूरी चीज़ें दे दें जो लाइफ सर्वाइव, मतलब बेड है, ड्रेसिंग है, कोई बैठने उठने की एक आध चीज़ है, इस तरह की बुनियादी चीज़ें दी जा सकती हैं। लेकिन प्रॉब्लम और है, प्रॉब्लम ये है कि इतने पर ना बेटी राज़ी होती है, वो कहती है जी मेरी क्या इज़्ज़त होगी इसकी बुनियाद पर। इतना देने पर अपना ना ससुराल वाले राज़ी होते हैं, जी ये क्या लेकर आ गई, इससे तो बेहतर था ना लाए। यानी जो लेकर आई है वो कहते हैं इससे तो बेहतर था ना लाए। मैंने ऐसी फैमिलीज़ भी देखी हैं ज़ैनब, ऐसी फैमिलीज़ देखी हैं जिनकी बच्चियों को 4-4 साल हो चुके हैं शादियों में और वो अभी तक कमेटियां दे रही हैं जो जहेज का सामान उठा के लाई थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मिसेस अली, एक और चीज आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ आस पड़ोस में, सोसाइटी में कहीं ना कहीं झगड़े इस बात पे भी होते हैं और कहीं ना कहीं डिमांड भी, आपको नहीं लगता कि इस वजह से की जाती है कि जो घर में 2-3 बच्चियां बेटी हैं, अगर बहू कुछ लाएगी तो कुछ ना कुछ इसके साथ जोड़ के उस आगे बेटी को भी ब्याह करना है। ये बहुत सारे इलाकों में ये रिवाज है। आपको नहीं लगता कि फिर कहीं ना कहीं इससे भी नुकसान बढ़ता है और डिमांड इसलिए भी बढ़ जाती है? सर ज्यादा घर इससे खराब हो जाते हैं और मैंने ये देखा है कि जो बहू लेके आ रही होती है उसमें से सामान, क्योंकि आपको पता है जहेज पहले से आ जाता है घरों में, तो उसमें से ही सामान को थोड़ा बहुत जो है वो निकाल लिया जाता है, क्योंकि बहू को इतना कहाँ याद रहेगा, इतने सारे क्वांटिटी में तो चीजें आई हैं, तो कुछ ना कुछ चीजों को पार करके अपनी बच्चियों के लिए जो है वो रख लिया जाता है। और इसी के साथ साथ ये भी आपको देखने को मिलता है कि कुछ सामान टूट गया है, मतलब मुझे खुद इस चीज के ऊपर लिटरली होता है जब वो ट्रक भर भर के सामान आ रहा होता है, क्योंकि वो आप सामने वाले बंदे का तो पैसा नहीं है ना, वो कुछ चीजें लड़की को मिली भी नहीं, वो टूट गई, कुछ जाया हो गई, कुछ फट गई, तो वो ऐसे मामला भी हमने देखे और लाखों करोड़ों रुपए का सामान मैंने जाया होते हुए देखा है। अब शिफ्टिंग में क्या होता है, बच्चों को आपने 2 लाख का 3 लाख का फर्नीचर दे दिया और बंदा रह रहा है किराए के ऊपर, वो 3 घर उसने बदले और आपके सामान का सारा जो है वो कबाड़ा हो गया, 2-2.5 लाख रुपए। अच्छा, वैसे ये भी अक्सर घरों में होता है मिसेस अली, इसमें कोई दो राय नहीं, आपने बिल्कुल ठीक तरफ इशारा किया। थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। अली वकार साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। हरमीत या मेरी तरह इतना काबिल नहीं हो सकता कि वो ये स्टैंड ले सके। मैं काबिलियत की बात कामयाबी से रिलेट नहीं कर रही, लेकिन अपना स्टैंड अपने सामने रखना और उस पर कायम रहना हर कोई इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता। लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये समझती हूँ कि ये स्क्रीन जो है ना, इसकी बहुत पावर है। इसके उस तरफ जितने भी लोग बैठे हैं ना, अगर आज वो ये बात सुन रहे हैं और मैं अपनी बात करूँ तो मैं इस बात पर बहुत क्लियर हूँ कि मैं शादी लेट कर लूँगी या शादी से इनकार कर सकती हूँ, लेकिन मैं जहेज़ नहीं लेकर जाऊँगी। और इस बात पर मेरे घर में रोज़ाना एक फसाद होता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं चाहती हूँ कि मैं इसको करूँ। अगर आप घर में एक कोई जॉब नहीं करती, बैठी हुई है, एक बेटी हैं, तो ये आपको हक आपके इस्लाम ने दिया है कि आप इस बात पर कायम रहे, अल्लाह आपकी मदद करेगा। लेकिन जहेज़ जैसी लानत को हमें खुद कंडेम करना पड़ेगा, ये कोई नहीं करेगा। कानून बने हुए हैं, उनको कोई टच नहीं करता, उसके बारे में हमें अवेयरनेस नहीं है, उसका कानून का कोई सदेबाब नहीं है। आपने खुद करना है। इनफरादी तौर पर इस मुआशरे में अगर हम तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे तो ये मत सोचे कि मेरे करने से क्या होगा, आपके करने से बहुत कुछ होगा। तो आपने ये करना है, इस बात पर कायम रहें, इंशाल्लाह आपके लिए आसानी ज़रूर होगी। जहेज़ को आपने इनकार करना है। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम की इस सेगमेंट में आपकी मुलाकात कराएंगे एक हुनरमंद पाकिस्तानी से जिनका ताल्लुक है बलूचिस्तान से। लेकिन अगर बलोची कल्चर की हम बात करें तो हरमीत एक के बाद एक ऐसे खूबसूरत कल्चरल सकाफती अशिया हमें नज़र आती है जो कि आर्ट के तौर पर, पीस के तौर पर हम अपने घर पे रखते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सारी सिनेरियोज़ की तो वो सिंध हो, केपी के हो, बलूचिस्तान हो, ऐसे हमारी सकाफत की बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनकी जगह अब मशीन्स ने ले ली है। लेकिन आज भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हाथ से उनकी मीनाकारी, कशीदाकारी को कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। मतलब कोई भी वो खूबसूरती, वो सफाई, वो नफासत जो है वो किसी और मशीन से आ ही नहीं सकती। चमड़े पर कशीदाकारी करने की जो सकाफत है वो बहुत पुरानी है, जिसका ताल्लुक बेसिकली बलूचिस्तान से है। लेकिन हरमीत वक्त के साथ साथ और वक्त के तेज़ी की वजह से ये चीज़ें ऐसा ऐसा मांद पड़ती दिखाई दे रही हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग, कुछ नौजवान, कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जो कि इस आर्ट को सेव करना चाहते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं कि इस मादूम हुनर और सकाफत को बचाने के लिए नौजवान, जिसका नाम है हजूर बख्श, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, वो इस काम को बड़ी खूबसूरती से कर रहे हैं। और हरमीत ना सिर्फ खूबसूरती से कर रहे हैं बल्कि आपको पता है कि उनके इंटरनेशनल ग्राहक बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि सबको इस क्रेडिबिलिटी का अंदाजा है कि हाथ से बनी चीज़ें कितनी प्यारी, खूबसूरत और नायाब होती हैं। आपने एक बात की, हम अब इस दुनिया में अगर हम देखें, एक तरफ तो जो हाथ से बनी चीज़ें, और आपने बड़े खूबसूरत तरीके से उसको एक्सप्लेन भी किया, लेकिन अगर हम देखें तो डिमांड आहिस्ता आहिस्ता वो जो बढ़ रही है, क्योंकि जो मशीन से बनी चीज़ें उसकी डिमांड अब आहिस्ता कम होती चली जाए, जो हम देख रहे हैं। क्योंकि एक तरफ तो हम ऑर्गेनिक चीज़ें जो है वो अपनी ज़िंदगी में लाना चाह रहे हैं, और बाहर दुनिया की अगर बात की जाए, जो जिस तरह हम देख रहे हैं कि बहुत सारे आर्टिस्ट जो है उनकी डिमांड बाहर दुनिया में इसलिए ज़्यादा है कि कहीं ना कहीं इस हाथ से बनी चीज़ें या कशीदकारी हो गई या दीगर ऐसी चीज़ें जो है, या मुख्तलिफ आर्ट जो हमारे सामने आता है, उस चीज़ की डिमांड बढ़ इसलिए चली जा रही है कि अब कहीं ना कहीं बड़े नफासत के साथ, बड़े खूबसूरती के साथ, बड़ी बारीकी के साथ उस चीज़ों को जिस तरह बनाया जाता है, उस पर जिस मेहनत की जाती है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। लेकिन चले हरमीत, हजूर बख्श हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी मुलाकात आप सबसे करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम हजूर बख्श, कैसे हैं आप? मैडम, बहुत शुक्रिया आपका। गुड मॉर्निंग पब्लिक का टाइम देने के लिए हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपके आर्ट को अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन ये आइडिया बहुत अच्छा है कि अगर हम चमड़े पे कशीदाकारी की बात करें तो सकाफत का बहुत पुराना हिस्सा है। लेकिन अब चूँकि ऑनलाइन हो गया, सारा कुछ इंटरनेट पे है, तो आपने इसको ऑनलाइन कारोबार पर स्विच किया है, वहाँ से शुरू कर रहे हैं। कब से आपने इस पर काम करना शुरू किया है? सबसे पहले मैडम थैंक यू कि आप लोगों ने टाइम दिया। हमें बलूचिस्तान में कवरेज मिलता है, हमारे बलूची जो भी चैनल हैं, लेकिन पाकिस्तान के चैनलों में नहीं मिलता है, कम ही मिलता है। हमारे इंटरनेशनल मीडिया जो भी है, आप लोगों ने वक्त दिया, थैंक यू। और मेरा ये काम जो है कोरोना से पहले से स्टार्ट हुआ है। मेरा इलाका सिब्बी है, बिस्माना इलाका है सिब्बी, और उससे भी एक तहसील है, वहाँ पे लेडी का तहसील, मेरा ताल्लुक वहाँ से है। लेकिन मैं फिर सिब्बी में हम शिफ्ट हो गए, हमारी जो ज़मीनें वो वीरान हो गई पानी की वजह से। तो सिब्बी के बाद मैं कोयटा आया पढ़ने के लिए, तो यहाँ से कोरोना स्टार्ट हुआ, इससे ये काम भी मेरा स्टार्ट हुआ, क्योंकि मेरी चीज़ें वहाँ की हैं, सारी लोकल चीज़ें हाथों से बनाते हैं ख़वातीन। पहले तो मेरी कम चीज़ें थी, लेकिन अभी मैंने काफ़ी चीज़ें ऐड की है इसमें। हुजूर बख्श, अगर हम देखें, जाहिर बात है, जिस तरह सोहा ने बात की कि मशीन और सारी चीजें, हम इस किस्म की कारीगर देखते हैं। आपको ये आइडिया जब आया कि करना तो यही है, हाथों से बनाई चीजों को प्रमोट करना है, तो अब जिस तरह आपकी डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ती चली जा रही है, और हम भी बड़े खुश हो रहे हैं आपकी तमाम तरह आर्ट को दिखा के, तो पाजी ये बताइएगा कि कितने आप मुतमईन थे उस वक्त के रिस्क के तौर पर ले रहे थे सारी चीजों को, या आपने बोला कि देखा जाएगा? सर पहले तो मैं यहाँ पे पढ़ता था, तो मैं अपने उस्तादा या अच्छे दोस्त फ्रेंड होते थे, उनके लिए मैं ये गिफ्ट बतौर गिफ्ट लाता था। ये पूरे पाकिस्तान में एक नायाब चीजें हैं हमारे इलाके की, तो मैं ला के उन्हें देता था। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि यार हमारे लिए मतलब लाए। मैंने कहा मैं खुद स्टूडेंट हूँ, इतने तादाद में सबको मैं नहीं दे सकता। तो उन्होंने कहा कि हम पैसे देंगे ना, तो जाहिर है वो कारीगर बनाते थे। फिर इसकी तो काफी डिमांड है सिर्फ कोयटा में, इसको क्यों ना हम इंटरनेशनल सतह पे ले आए। बिल्कुल इस तरह से फिर मेरा ये आइडिया अच्छा हजूर बख्श, ये आइडिया तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी बड़े ज़्यादा हैं आपके, ख़वातीन ज़्यादा है या मर्द हजरात के लिए भी कुछ आइटम्स आप बनाते हैं? बिकॉज आपके पीछे मैं देख रही हूँ ये बड़े खूबसूरत खूबसूरत से बैग्स पड़े हुए हैं, कुछ की चेन्स पड़ी हुई हैं, जैकेट आपने खुद बड़ी अच्छी पहनी हुई है। तो एक जैकेट ज़रा हरमीत को भी भेजें और मुझे दिखाएं पीछे आपका क्या क्या पड़ा हुआ है, आप क्या क्या बनाते हैं, ज़रा आप दिखाएं कुछ चीज़ें जो आपके पीछे पड़ी हुई हैं।
मैंने दोनों मर्द खवातीन और बच्चों के लिए भी सारी आइटम रखे हुए हैं, ताकि अच्छा। मतलब कोई भी वो ना मतलब हो, आपकी चीजें बड़ी हैं। किसी को गिफ्ट देना हो तो खवातीन को ये पर्स वगैरह हैंड पर्स है ये, हाँ, इट्स और क्यूट। ये अलग सा पर्स है, ये इस तरह के बलूची पर्स है, हाथों से बनते हैं, और बहुत वाह। सारी ऐसी चीजें हैं। ये कीचेन ये गाड़ियों में यूज होते हैं ज्यादातर, क्योंकि ये बड़े होते हैं साइज में। इससे भी छोटे वाले किचन्स हैं मेरे पास काफी तादाद में, ये हैं छोटे से, और ये किचन, ये सारे किचन में। और ये तस्बीह हम हर कलर में बना सकते हैं इसमें। अच्छा। ये तस्बीह पढ़ने के लिए। हुजूर बख्श, और अगर ये हम देखें जो चीजें आप हमें दिखा रहे हैं, बड़े मजे मजे की चीजें हैं और जबरदस्त तरीके से खवातीन, मर्द, नौजवान, बच्चे खरीदते हैं। सबके लिए आप काम कर रहे हैं। आप जैसे नौजवान जो आर्टिस्ट हैं, जो अपनी कला से पूरी दुनिया को जो है बावर कराते हैं, आपसे जानना चाहेंगे जब सोशल मीडिया का ये दौर शुरू हुआ है तो आप जैसे कितने नौजवान जो आर्ट से जुड़े थे, कहीं ना कहीं माली मुश्किलात का सामना था, तो कुछ बेहतरी आई है इसके बाद फिर? सर अभी तो मैं देखता हूँ यहाँ पे एक्सपो वगैरह कोयटा में होते हैं, बलूचिस्तान के कई इलाकों में होते हैं, तो वहाँ पे मेरा जाना होता है, क्योंकि मैं सारी चीजें अपने वहाँ पे स्टॉल के तौर पे लगा लेता हूँ, ताकि लोगों का भी ट्रस्ट वालों कि वाकई ये काम कर रहे हैं इस चीज पे, मतलब फेक चीजें नहीं होती हैं, ओरिजिनल जो दिखा रहे होते हैं वही होते हैं। तो अभी काफी हमारी खवातीन भी सामने आई है। पहले तो इंटरनेट यहाँ अब भी थोड़ा सा वो नहीं है, स्टेबल नहीं है। बलूचिस्तान के काफी ऐसे इलाके में हैं, सिबी से मैं कल आया हूँ, तो सिबी में भी खास वो नहीं थे हमारे इलाके में। इंटरनेट का हमें मसला काफी है, लेकिन हमारे नौजवानों में टैलेंट है, और जो मुख्तलिफ चीजें मुख्तलिफ वो बना रहे हैं खुद ही। मैं बहुत सारी चीजें मैं खुद भी बनाता हूँ, और बहुत सारी ऐसी मैं चीजें हैं जो खवातीन घरों में बनाती है मेरी, मैं उन्हें कहता हूँ कि मुझे बना के दें, ताकि मैं उनको आगे सेल कर सकूँ। ऐसी नई नई चीजें मैंने शुरू किया था, 2-3 आइटम्स पे शुरू किया था। ये टिश्यू बॉक्स था, मैं आपको दिखाऊं, पर्स था, ये पर्स ये मेरे इलाके की है, ये टिश्यू बॉक्स। अच्छा हुजूर बख्श, मुझे ये बताएं कि देखिए चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं और इस आर्ट को बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जाता है। ये जो एक्सेसरीज आप दिखा रहे हैं, ये तो बैग है, की चेन है और इस तरह से बड़े बैग्स हैं, लेकिन इसके अलावा घर में रखने के लिए कुछ ऐसे पीसेस भी होते हैं जो कि डेकोरेशन के लिए बहुत खूबसूरत लगते हैं। एग्जीबिशंस होते हैं, इस्लामाबाद में होते हैं, लाहौर में होते हैं, कराची में होते हैं। क्या एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट भी करते हैं आप, और वहाँ से जो फीडबैक आता है पब्लिक का वो क्या होता है? उसमें तो काफी लोग दिलचस्पी लेते हैं, जो भी मतलब कल्चर की चीजों को जो भी पसंद करता है तो वो दिलचस्पी लेते हैं। और मजे की बात है कि मेरे सबसे ज्यादा जो कस्टमर है वो पंजाब के हैं। अच्छा। लेकिन पंजाब में इतने ज्यादा बलूच तो नहीं है, लेकिन ये है कि मेरी चीजें हर कबीले की, हर जुबान बोलने वाले इस्तेमाल करते हैं। डीजी खान में ज्यादा मेरे कस्टमर हैं, सबसे ज्यादा लाहौर में है, इस्लामाबाद में है। मेरे अपने बलूचिस्तान में इतना इंटरनेट नहीं है और लोगों में अवेयरनेस भी नहीं है। लोग ज्यादा वो पढ़े लिखे भी नहीं है, इंटरनेट यूज नहीं कर सकते अच्छी तरह। और कुरियर सर्विसेज भी ऐसी जगहों पे तहसीलों में, हमारे तहसीलों में नहीं जाते हैं। क्या बात है हुजूर बख्श, अगर हम देखें आप जो फरमा रहे हैं कि पंजाब में डिमांड ज्यादा, हम देख रहे हैं कि बलोची हैं इतने प्यारे और वहां का कल्चर, और आप जैसे टैलेंटेड लोग तो भाई आप सब पूरे पाकिस्तान को आप सबसे मोहब्बत है। भाई एक और चीज ये आपसे जानना चाहेंगे कि जो डिमांड होती है, मर्द हजरात ज्यादा करते हैं, खवातीन करती हैं, किस चीज की ज्यादा आपसे डिमांड की जाए, ये बनाइए भैया हमने यही पहनना है? सर ये वास्किट जो मैंने पहनी हुई है इसकी काफी डिमांड है। जो भी दूल्हे होते हैं वास्किट है और दस्तार है बलूची, मैं आपको दिखाऊं ये, और एक बलूची चवट होते हैं वो, उनकी डिमांड वो तो शादियों में जरूर, बलूच जिनका भी बलूच किसी कबीले का आजाद कश्मीर में बैठे हुए काफी, मुझे अभी पता चलता है कि बहुत सारे लोग माइग्रेट होकर पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में आबाद है और दुनिया के बहुत सारे इलाकों में। तो बास्केट ये हमारा बलूच जो दूल्हा होता है उसके लिए तो वो जरूर ले जाते हैं। और खवातीन जो होती हैं उनके लिए पर्स है, और ये छड़ी भी, मैं छड़ी भूल गया, ये भी दूल्हे के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें साइज भी बड़े होते हैं, ये स्टिक है, इसमें बच्चों के लिए भी होते हैं, खवातीन के लिए भी। खवातीन स्टिक तो यूज नहीं करते, लेकिन चलिए हुजूर बख्श, सारी चीज़ें आपकी बहुत अच्छी है, हमारी तरफ से बहुत सारी अप्रिसिएशन आपके लिए कि आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। ना सिर्फ आपका ज़रिया मुआश है, बल्कि आप जिस तरह से हमारी सकाफ़त को आगे लेके जा रहे हैं, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में इन चीज़ों को आप जो है वो भेजते हैं, ऑनलाइन कारोबार करते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी सकाफ़त को आप दुनिया तक पहुँचा रहे हैं। आपका बेहद शुक्रिया।
अच्छा, तमाम चीज़ों की बात करें तो स्मॉल स्केल हमारी या लार्ज स्केल बिजनेस जो होते हैं, आजकल ऑनलाइन चीज़ों ने इतनी चीज़ों को आसान कर दिया है कि अपने घर से आप कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो अपनी सकाफत को हमेशा कीप इन माइंड रखना है आपने कि किस तरह से आपने अपनी आने वाली जनरेशन के लिए कुछ चीज़ें सेव करनी है और आपने कहीं ना कहीं अपने काम में, अपने कारोबार में इस चीज़ को जगह ज़रूर देनी है। सो वी आर डन विद द शो फॉर टुडे। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात करेंगे नए टॉपिक, नए इश्यूज़ के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।